अभी पढ़ लो, जब क्लास होगा आराम से, परेशान मत हो, सब चीज़ का समाधान निकल जाता है। ठीक है क्या? अच्छा हाँ, बात करो, कर लो, बात करवा दे, बिल्कुल करवा देना, मम्मी से, चाहे हर किसी से, पापा से, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबसे बात करते हैं हम। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या? अरे कोई हंस क्यों रहे हो? मतलब बिल्कुल ओपन अपन आदमी है, बिल्कुल। क्या हो गया? क्यों प्रिया, दिक्कत है कोई? कोई नहीं, बस सब चीज़ का समाधान निकलेगा, परेशानी मत हुई। लेकिन हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, हर कोई अपने एफर्ट से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। बताओ, 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर साइकिल चला के आना, फिर वापस जाना, एक साइड से 9 किलोमीटर वहाँ पे भी, और शिवानी है और सब, तो नाम वीडियो में ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाथ छूटा हुआ है उनका। वो लोग मतलब देखो, आने के लिए बहाने एक हैं, नहीं आने के लिए बहाने हज़ार हैं। बाकी परेशान मत हो, आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ। अपना अगर देखूँ तो मेरे लिए कंफर्टेबल तो वही है। तो चलिए एक बार पहले पेज नंबर सब लोग कर लिए? किसका किसका गया 89 तक? सबका ना? ठीक है, आप प्रकाश थोड़ा सा भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और 89 तक गया होगा तो ठीक है, पहला 55 तक मिला था, यहाँ 89 तक। आज मजा आएगा। कोई आज लाया है फर्स्ट पेज जो थीम लिखा था? थीम दिखाइएगा जरा, सभी लोग निकालिए जरा पहला वाला, और बढ़िया से लिख के रखिएगा। इसके बाद आप ही लोग का स्कैन करवाऊंगा मैं। ये वाला जो पेज है, जो थीम मैंने लिखा था, ये वाला फाइल में, इसको बहुत अच्छे से रखिएगा। जो रखे हैं अच्छे से धन्यवाद, क्योंकि काम आप ही का आना है ये, है ना? सुन पा रहे हो सब? तो यार बोलते बोलते ना मजा आ गया। और सुनो इधर ध्यान से और समझा करो, जितना मेहनत करो, कभी बिना रात जागे किस्मत जागती नहीं है। तो थोड़ा रात जागना पड़ेगा आपको भी, हम तो कर ही रहे हैं, हम भी करेंगे। तो ये इसमें देखो को थीम 9 था। मैं एक बार रिकॉल इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि पता तो चले कि कर क्या रहे हैं। तो थीम 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह पढ़ा दिया था आपको, है ना? थीम 2 में प्रीएम्बल हो गया, टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, खत्म, नागरिकता तक। अब ये थीम 3 है, जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों को थीम 3 में निपटाएंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मानवाधिकार, मूल अधिकार ना? तो सर मानवाधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार है। तो ये थीम 9 हो गया। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, सिद्धांत एक ही है अपना। आराम से पहले चीजों को ना कनेक्ट करके डिटेलिंग में जाओ और रिवीजन करते रहो। मैं बता रहा हूं, इस पूरे क्लास में इतने सारे में से रिवीजन जिसका 3 बार हो गया है, वो मान लेना अपने आप को कि तुम इस बार आईएएस बन जाओगे। और पहले बोला हूं, अगले साल एग्जाम कब है आईएएस का? 28 मई। तो जाके अपना पास जो है डेट रख लीजिएगा, और 28 मई को पेपर सभी को देना है। या समझा मेरी बात? 28 मई को देना है, दैट इज फुल एंड फाइनल। उसमें कोई सर नहीं, वो नहीं, देना है तो बस देना है। क्लियर है? जोर से बोलो, हाँ है ना? देना है सर, बस जब आईएएस का है तो देना है। तो पहली बात, थीम 1 थीम 2 खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। गोल्डन रूल याद है ना? गोल्डन रूल याद है। मेजोरिटीज पढ़ा चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ा रहा हूं, लॉ को पावर क्यों ज्यादा दिया गया ये पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक। अब सर ये बात, उसके बाद मैंने टेरिटरी पढ़ा दिया कि अपना बाउंड्री घेर चुके हैं हम। टेरिटरी के बाद हमें भी जान चुके हैं सर, प्रीएम्बल उससे पहले जान चुके हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड, बाकी तो आपको पता ही है क्या है ना? उसके बाद सर क्या? सिटीजनशिप ना, नागरिकता, ये भी पता है। नागरिकता भी बता चुका हूं, और नागरिकता में आपको अच्छे से बता चुका हूं, सिटीजन, नॉट सिटीजन, ऑर्डिनरी क्या है, नेचुरलाइजेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, हाँ है ना? तो सर ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब घर आप बना चुके हैं। अब घर का अधिकार देखना है कि घर के अधिकार क्या क्या हैं आपके, समझ पा रहे? चलिए तो लेट्स बिगिन। और यहां से जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो मजा आपको आने वाला है काफी ज्यादा। और इसीलिए ज्यादा मजा लाने के लिए अब आपको रिवीजन करना है पीछे का, ठीक है? और आईआर को ऑलरेडी बताया कंप्लीट हो चुका है। उस आईआर के कंप्लीशन में आपको स्पाइरल करवा लेना है। आगे कुछ उसके पार्ट्स बचे हैं जहां मैं चैप्टर टू चैप्टर कनेक्ट करवाऊंगा, लेकिन स्पाइरल करवा लेना, उससे रिलेटेड नहीं है, वो एक सीक्वेंस अलग है। एक दूसरा सीक्वेंस दूंगा, वो अलग चलेगा, समझ पा रहे हो? वो दूसरा डायमेंशन में। तो इसीलिए आप उसको कर लीजिएगा। नहीं तो सर आईआर अगर नहीं किए तो आप मारे जाएंगे 3 जगह। हिस्ट्री में मारे जाएंगे बुरी तरीके से, और उसके बाद सर और कहाँ कहाँ मारे जाएंगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरव्यू, ये हर जगह, करंट अफेयर्स, हर जगह मार जाएंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है? आया ना? तो स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों जिनको टेक्निक बता दिया था उनको ठीक है, जिनको नहीं बताया था, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं कहीं थोड़े से टेक्निक्स आएंगे, तो मैं पहले ही चाहता हूं कि वो जो टेक्निक्स छोटे छोटे हैं वो बता दूं तो आपको आइडिया रहे। बाकी उस सब का डिटेलिंग
मिल जाएगा आपको, लेकिन टेक्निक पहले छोटा छोटा बता दो जो यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको एक ऐप मैंने डाउनलोड करवाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किए थे डाउनलोड। तो उसमें आपको जो किए थे ठीक है, जो नहीं किए थे कर लीजिएगा, वापस लिंक चला जाएगा ग्रुप में। तो सबसे फर्स्ट ये है कि उसमें आपको प्रियम्बल था, पार्ट, शेड्यूल, सारा कुछ था, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, समझ पा रहे हो। और सुनिए ध्यान से, तो पहली बात मैं इधर देख लीजिएगा प्लीज एक बार, जिनको पढ़ा चुका हूं ठीक है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि समझाने में ये काम आएगा। तो मैं एक वर्ड आपको यूज कर रहा हूं, उसको बस दिमाग में रख लीजिएगा। आपको बताया था यू कैन फ्लाई, हाँ, तो यू कैन डायरेक्टली फ्लाई, बस ये एक बार खाली मैं बता देता हूं, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ सीता एंड राम, चाइल्ड ऑफ सीता एंड राम। तो एफ एस एंड आर भी बोल सकते हैं, सीता एंड राम। यहां तक क्लियर। अब इसका टेक्निक क्या है पहले समझते हैं। तो सर पहला देखिएगा ध्यान से, सभी लोग जो नहीं पढ़े परेशान मत होना, आराम से, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यूज यहां आएगा। और केशवानंद भारती केस और इस सबको समझने के लिए डिटेलिंग में ये जानना जरूरी है कि कितने कार्य क्या चल रहे हैं। सुन पा रहे हैं सब। चलो तो बॉस, यू से आ गया यूनियन टेरिटरी, इसको याद रखिएगा पार्ट 1। और मैंने पहले बता चुका है ना, कैसे बता चुका हूं, पार्ट 1 आर्टिकल 1, उसके बाद क्या, क्लॉज, और फिर उसके बाद सब क्लॉज। तो क्लॉज और फिर सब क्लॉज। अब वापस पहले समझिएगा, ये है भाग, अभी लिखना मत, पहले समझ लेना। ये इसका बकायदा बहुत अच्छा नोट्स आपको मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, चिंता मत करो। और आपको लिख के इसको रखना भी है। तो पहला है ये यूनियन टेरिटरीज, क्या है, पार्ट कितना हुआ, 1। सुन पा रहे हो सब। अब ये पार्ट 1 हुआ, तो पार्ट 1 के बाद नेक्स्ट आ गए, इसको पीछे डाल दीजिए, पार्ट 1। और ये यूनियन टेरिटरी, ये हुआ आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर कितना, 4। पहले मेरे साथ सेंटेंस एक बार रिपीट कर लो, इसका मीनिंग क्या है। यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। मतलब तुम डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट से, कहा, यूपी, सीता और राम के बच्चे से मिलने के लिए। समझ पा रहे हैं यहां तक, पक्का ना, गुड। तो अब वापस इस चीज को समझिएगा। एक नोट्स ये देखिए, इसमें पिनअप नहीं किया हुआ है, बड़ा ले लीजिए। अरे तो पहला है क्या, यूनियन टेरिटरी। एक कौन सा हुआ, पार्ट 1, पहले समझते जाओ। सी से हुआ सिटीजनशिप, पढ़ा दिया हूं ना। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, 2। अब ऊपर जाओ, यू कैन डायरेक्टली, डी। अब ये डीपीएसपी, ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स। सर गलत हो गया, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी। ये जो आएगा पहले और ये आएगा बाद में। अच्छा कोई बात नहीं, तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी। तो एफ से क्या हो गया, फंडामेंटल राइट, पार्ट कितना, 3। और डी से पार्ट 4 डीपीएसपी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मतलब ठीक। उसके बाद सर एफ फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मूल सिद्धांत आप लोग बोलते हैं, है ना, मूल कर्तव्य आप बोलते हैं। तो सर अभी कहना क्या चाहता हूं, इसका पूरा अभी 2 सेंटेंस में पूरा आपको याद हो जाएगा आर्टिकल, चिंता नहीं करना है, इधर हम है। लेकिन आपको अभी चूंकि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मैं अभी आपको बता पा रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो सर पहला है क्या, ये पार्ट 1, 2, 3। तो मैं बोलूं फंडामेंटल राइट्स कितना पार्ट हुआ, पार्ट 3। तो बेसिकली हम कौन सा पार्ट करेंगे, 3। उसके बाद हम इसमें डीपीएसपी भी कवर करेंगे, तो कौन सा पार्ट हुआ, और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये 4A होगा बेसिकली। और मैंने बोला था कि जब कैपिटल ए हो तो समझना कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो ये हमारा डिस्कशन 3 जगहों पे चलेगा, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। यहां तक क्लियर है पहले। अब वापस इधर समझना, ये है 1 से 4, तो ये इस पे आओगे तो क्या होगा, ये 5 से 11, 5 से 11। अब इस पे आओगे तो 12 से 35, और ये 36 से 51, और ये हो गया 51A। क्या हो गया, 51A। अब याद रखने के लिए अगर जाओगे यू, तो ये फिर यूनियन एंड वो संघ वाला, तो ये हो गया 36, ये 51A हो गया, तो 52 से 151। अभी बस समझ में आ रहा मेरी बात। अभी वो याद करा देंगे, सारा दिमाग में भी आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी हमारा फोकस किस चीज पर रहेगा, ये तीनों पार्ट पे। सुन पा रहे हो।
ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि हाँ कहाँ चल रहा है, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में, क्योंकि हर जगह बीच में आ जाएगा पार्ट 3 को हटा दिया गया, मैं बोलूंगा अब आप पहले तो ये ढूंढो को पार्ट 3 क्या था। इसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूं ताकि एकदम बेसिक से आपको दिमाग में कनेक्ट होता रहे। सुन पा रहे हो? आगे बढ़े। तो सर पहले ये सेंटेंस यहाँ पे रखना, ये सारा सेंटेंस लिखा हुआ मिल तो जाएगा आपको, परेशान नहीं होना है, लेकिन दिमाग में रखिएगा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एसएनआर। यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरीज पहला है और उसमें आप पार्ट कितना हुआ बोलो तो सही 1। अब इसके बाद आपको मैंने 2 चीज बताया था, शेड्यूल्स बताए थे, तो शेड्यूल्स 8 होते हैं। हाँ 8 बोलने के बाद भी 10 पे आ गए, 10 बोलता तो 12 हो जाता। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराना पीएम का आंसू बेचारे का, अब हार गया तो आंसू ही आएगा। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ना, तो टी से क्या है टेरिटरी, तो ये शेड्यूल 1 हुआ कि 2? ई से होता है इमोलुमेंट्स, मतलब कि सैलरी वगैरह, तो ये कौन सा हुआ बोलते जाओ। और ए से होता है एफर्मेशन, मतलब शपथ वगैरह जो होता है ना, ओथ ये सब लेने वाला, ये सब शेड्यूल 3 में डाल दिया गया। आर से राज्यसभा का सीट वगैरह जितना सारा हो गया वो, और एस से क्या हो गया शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, तो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ये है अदर स्टेट्स, मतलब वही वाला सेंसिटिव एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वगैरह, अरुण अश्विन। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर, कि सर ये यहाँ बैठ सकता वहां नहीं बैठ सकता। और ए है ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ से भाषा ही है ना, तो सर उसके अनुसार भाषा कितने हैं 22 कि 25? 22, तो संघ सूची के अनुसार कितना है 22। और सुनना उसके बाद है एल लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार है ना, तो कितना नंबर हुआ ये 9, कौन सा हुआ 9। और ये डी से हुआ डिफेक्शन लॉ, वही धोखेबाज लोग जो दल बदलो इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए, इधर उधर करने के लिए, ये समझ में आ रहा है। और पी से पंचायत हो गया और एम से म्यूनिसिपैलिटी हो गया। पी से पंचायत, एम से बोल तो नहीं हो रहे। सर सुनना टेक्निक क्या है, आराम से सिंपल है, मजा है आएगा। तो पहले 2-3 बातें दिमाग में रख लीजिएगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एसएनआर, यहां तक क्लियर। अब भैया जिसका अपना अपना नाम है अपने अपने हिसाब से एस और आर पे बिठा लेना, हमको कोई तकलीफ नहीं है, अरे समझ में, बाकी आ जाओ। अब यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ मत कुछ बिठाना, यहाँ वही बिठाना जो हम बताए हैं। तो यहाँ टी है। अब आपको दिमाग में रखना है, एक में लैंड रिफॉर्म में है क्या 9 नंबर, कौन सा है 9। तो ये हमारे लिए सर यहाँ फिर से बड़ा काम का चीज होगा इस फंडामेंटल राइट्स में, जो मैं केस पढ़ाऊंगा ये इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो बीच बीच में आएगा ना तो सारा मजा बेकार हो जाएगा। इसी वजह से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि किस किस पे फोकस रहना चाहिए। तो पहला फोकस किस पे, ऊपर में जाए तो 3rd, यानी कि क्या फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद 4th डीपीएसपी, 4th ए फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां तक ठीक। और इसमें आपका फोकस ज्यादा कहां आना चाहिए लैंड रिफॉर्म। लेकिन आज से याद कर लीजिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और टीयर्स ऐसे लिखने का कारण ये हुआ 5, 5 10 और 2 12। तो आपको याद भी रहेगा कि सूची कितनी है 12। तो सर 12 में टी टेरिटरी वही क्षेत्र वाला हो गया, ई इमोलुमेंट सैलरी से रिलेटेड किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद ए फॉर क्या हो गया एफर्मेशन, और मतलब कि शपथ वगैरह कैसे होगा, कौन कराएगा नहीं कराएगा। उसके बाद राज्यसभा का सीट कितना कहाँ होगा नहीं होगा। उसके बाद क्या है एस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज। उसके बाद अदर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में क्या क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या हो गया फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में आपको ये देखना है कि डिवीजन ऑफ पावर कैसे काम चलेगा, वो उसको कैसे रिलेटेड है उससे। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स, यहां समझ पा रहे हैं। और लैंड रिफॉर्म के बाद है डिफेक्शन लॉ, पी से क्या और एम से म्युनिसिपल। अब 1 मिनट दे रहा हूं, जो लिखे हैं ठीक है, जो नहीं लिखे हैं क्विक खाली लिख लीजिए एक बार, बस एक बार क्विकली जो लिखे हैं वो भी एक बार शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि रखा हुआ था पोती पड़ा जग मुआ पंडित भया न कोई। बाकी इसको चिपकाना है। अभी फिलहाल इतना जो है ये वाला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक ही पेज पे मैं दूंगा, एक ही पेज पे पूरा होना चाहिए, चिपकाना है। लेकिन अभी फिलहाल एक बार लिख लीजिए ताकि दिमाग में आ जाए सभी लोग। पोथी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जल्दी करिएगा, थोड़ा मजा आएगा। हाँ ऊपर वाला भी लिखना है बिल्कुल। मजा नहीं आया क्या ऊपर का पप्पू?
लिखना है, मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई में मज़ा नहीं तब तक बेकार है, खामों का पढ़ रहे हो। अच्छा याद नहीं है तुम्हें? अभी आगे लगाऊंगा तुम्हें। अच्छा हिंदी में है तो मैंने तो इंग्लिश में ही दिया था, अब उर्दू में कर लो तुम। मतलब बात तो मतलब समझ रहे हो, मतलब इंडिया मतलब मिटा रहा हूँ, है ना? रुकिए ना, थोड़ा नींद लेने दीजिए सर, थोड़ा नींद लेने दीजिए। बाय गॉड 3 दिन से सोए नहीं है सर, आप समझ रहे हो क्यों? अलियास तो 4 घंटा खींच देता है एकदम, क्लास ही में चल रहा है एकदम, हवा आ रहा है बगल से, चल रहा है खराटे। कोई बात नहीं, सारा नींद गायब हो जाता है। बस सेंटेंस के मीनिंग को समझना, इस सेंटेंस को मत रटना, मीनिंग को समझोगे तभी ये सेंटेंस याद हो पाएगा। रटोगे यू कैन तब हो गया, फिर आप जा सकते हैं। और मैंने इसीलिए बोला कि एस और आर सोच लेना अपने पे, तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है, शादी के बाद बच्चे नहीं, आजकल शादी से पहले भी बच्चे हो जाते हैं, समझ रहे हो? और हम नहीं बोल रहे, तो समाज ही का है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हार्दिक पांडे को कौन नहीं जानता है ना? इतिहास गवाह है सर। हो गया होगा, चलिए। और सीधा सी बात है, जब नहीं याद हो तो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन चलते जाना। और एक बात और इसमें बताना था, उसको हम बता देते हैं। 4A तक लिखे थे ना आप, 4A तक, तो 4A तक क्या था? डीपीएसपी था, क्या था? अब देखते हैं ना क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज है, और उसके बाद 5 नंबर है। तो 5 नंबर क्या होना चाहिए? सेंटेंस लिखे हो ना, बताओ। यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये हो गया यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद 5 के बाद 6 था, मुझे बताइए 6 क्या होगा? प्रभास बताइए 6 क्या होगा? 6 पार्ट 6 सेंटेंस लिखे हो ना, देख के तो बताओ कम से कम। पार्ट 6 अब सेंटेंस लिखे हो ना, इस सबको ना, इस सबको चाहिए। अब बिना डंडे से ये सब काम नहीं करेगा। ये क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। सुनो इधर ध्यान से, सब इधर उधर बौखला गया है। देखो इधर, ये यू हो गया पार्ट 1, यहां से जाते जाओ। ये पार्ट 2, ये हो गया क्या? 3, ये 4A, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसके बाद जब आप जाओगे तो 7 नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद 7 को हटा दिया गया है। अब यही 7 पे फोकस अभी मैं करूंगा कि 7 को हटाया क्यों गया। इसी वजह से बोल रहा हूं कि आपको यहां का 9 फोकस रखना है, यहां का 3, और एक और इसमें ध्यान में क्या रखना है? पार्ट 7, क्योंकि पार्ट 7 उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसको कैंसिल कर दिया गया। उसी की पूरी लड़ाई है कि कैसे केशवानंद भारती केस, कैसे गवर्नमेंट और कैसे सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है यहाँ पे। समझ पा रहे हो? वो पार्ट 7 को हटाने का। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बातें दिमाग में डाल दी हूं आपको, ताकि दिमाग में रहे और डिस्कशन नहीं करिएगा। पार्ट 7 नहीं आएगा, बाकी इन सबका आगे आपको मिलेगा, परेशान मत होना। और दूसरा,
अब एक आर्टिकल अभी के लिए नॉर्मल जान लो, सिर्फ बस 368। हालांकि टेक्निक में तो सब कुछ बता दूंगा आपको। आर्टिकल 368 का सिंपल मीनिंग है कि सर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है, और ये अधिकार आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। उसमें अब दो तरीके थे, एक आस्क स्टेट था, एक विदाउट आस्क स्टेट था। लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर आपको दिमाग में रखना है कि सरकार अगर सुन पा रहे हो, कोई संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है। बस ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, इतना दिमाग में रखिएगा। यहां हो गया तो आपको सर 3-4 बातें दिमाग में रखनी है। एक इधर पार्ट 3, 4 यहां तक, 7 खत्म हो गया यहां तक, लैंड रिफॉर्म्स 9 याद रखना है, हालांकि ये सारा याद रखना है आपको, और आर्टिकल 368। ये बेसिक पहले तत्व है जो आपको दिमाग में पहले रखना है, बीच बीच में आए तो आप परेशान ना हो। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जीवन के आनंद लेते हैं। सब लोग लिख लिए थे ना कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे? और एक बात आप ये तय मान के चलिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद अपने आप से नहीं करिएगा और मेरे से भी उम्मीद मत करिएगा। और आप जाके कोर्ट में जाइएगा, एक एफिडेविट फॉर्म मिलता है 5-10 रुपये 20 रुपये में, और उस पर एक बड़े अक्षरों में लिखिएगा इस बार मेरा कुछ नहीं होगा, और उस पर एफिडेविट करवा लीजिएगा। हाँ देखो, इसीलिए रिक्वेस्ट सिंपल है, ऐसा नौबत ना आए सुन के लगता है। जब रिवीजन आप ना कर पाए तो आप बस लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काहेगा टाइम वेस्ट करना, उससे बढ़िया घर पे खाओ, मेहनत भी करो और नहीं भी हो पाए तो क्या दिक्कत है। बाकी हाँ, मैंने बोला पंख मतलब उड़ने का मजा जरूर है, उड़ो नहीं उड़ो, लेकिन पंख मजबूत होना जरूरी है, और वो पंख मजबूत अपन करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उड़ना चाहते हो कि बस गिद्ध की तरह भारी होके यहीं रह जाना चाहते हो। चलिए, तो भारी तो रहना है नहीं आपको, नहीं तो आते क्यों। पेज नंबर आइएगा। अब आपको अकॉर्डिंग जो पेज नंबर आप अपने अकॉर्डिंग बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, परेशान मत होना, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चलूंगा, लेकिन फर्स्ट पेज की बात करूं जो आपको मिला उसके अकॉर्डिंग 45 था, आपके अकॉर्डिंग 56 होना चाहिए, ठीक। चलिए गॉड, तो पहला आपको ऊपर मिल रहा होगा, देखिए ध्यान से, क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी लिखा हुआ मिल रहा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उस पर मैंने पार्ट लिखा है, तो उस पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? 3, 4, 4A। इसीलिए मैं बोला कि ये वापस अब मजा आएगा अब आपको, नहीं तो पहले तो वही दिक्कत होता कि आप रिकॉल करने की चाहते। सुन पा रहे हो सब? जोर से बोलेंगे भाई, यस और नो? एक बार और। अब थोड़ा आगे बढ़ना और फर्स्ट आना। वहां पे मैंने एक नॉर्मल चीज लिखा हुआ है, इसका जरूरी हालांकि है नहीं, फिर भी आप नॉर्मल देख सकते हो, देख क्या सकते हो। बाउंड्री है, मैंने बोला कि घर आप बाउंड्री बना लिए, आप रहने लगे तो क्या हुआ, नागरिकता। अब आपको अधिकार चाहिए ना कि घर में रह रहे हो तो आप पानी कहां से लोगे, मोटर कहां से चलाओगे, झाड़ू कौन मारेगा सर। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारा कुछ आ जाएगा। नीचे आइए और जीवन के आनंद लीजिए। पहले मैंने ऊपर में लिखा है कि आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ वी विल रीड दिस चैप्टर, दिख पा रहे? तो पहला उसमें होगा कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हम एक साथ तीनों को तुलना करेंगे और तीनों चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा और बहुत मजे से कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि बिना अलग अलग पढ़ेंगे तो सर आपका ना तो कॉन्सेप्चुअल जो है क्लैरिटी वो हो पाएगा नहीं कुछ, और आपको समझ में आएगा कि सरकार कैसे मतलब अपने अपने हिसाब से जो काम फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कर रही थी, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए कर रही थी, डीपीएसपी में बदल गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जो जजमेंट दे रहा था उसमें भी अलग अलग बायसनेस देखा गया। आ रहा समझ में? और आपको तब मजा आएगा, इसीलिए उन तीनों को साथ पढ़ना जरूरी है। सुन पा रहे? नीचे आइएगा, मैंने लिखा है दूसरा फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, उससे क्या इवोल्यूशन हुआ, मतलब दोनों को साथ पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उन दोनों को पढ़ने के बाद क्या इवॉल्व हुआ। और तीसरा है डिटेल्ड ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब ये सारा तीनों तरीके से हम उसको पूरा कवर करेंगे मेंस के लिए। वहां पे प्री मेंस दोनों लिखा हुआ होगा, कोई तकलीफ टेंशन मत लीजिएगा। नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आप समझते हैं, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सुन पा रहे हो? बोला था ना कि कैसे आप देते हो, सिटीजन्स कैसे देते, वोट प्लस टैक्स और वो सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर। तो सर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अमेजोन से मंगाते हो तो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। तो जरा नीचे आइए और जीवन का आनंद लीजिए। तो पहली बात सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट, आपको पता ही है खुद से। मैंने बोला था कि इस इंडिया में या कहीं पे भी दो ही तरीके से वेलफेयर या डेवलपमेंट किया जा सकता है, याद है किसी को? गवर्नमेंट दो ही तरीके से किसी भी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल, तो एक स्कीम्स के द्वारा और एक नॉर्म्स के द्वारा।
नॉर्म्स, लॉ के द्वारा। तो सर नॉर्म्स को भी लॉ ही बोलते हैं, लेकिन हाँ दो बात याद रखिएगा, एक पॉलिसीज और पॉलिसी से रिलेटेड, और एक अलग, जैसे आपको मैंने बोला कि सर उज्ज्वला योजना चला दिया गया, ठीक है, या दूसरा सर आपको कानून बना दिया गया ट्रिपल तलाक टाइप। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस ढंग का चीज हो तो आपको वहां पे दिमाग में रखना है कि सर इसके अलावा कोई तीसरा अपने पास उपाय नहीं है, गवर्नमेंट के पास तीसरा उपाय नहीं है। सुन पा रहे हो? आया ना? चलो, तो सर याद रखिएगा पीछे का जाके, और आज जाके तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा। और प्लस आज आप लोग को बुक डिटेल बताऊंगा, कौन से बुक का कौन सा पेज पढ़ना है आज, तो रेडी रहिएगा। उसमें लक्ष्मीकांत का आज आपको बुक डिटेल जाके पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पेज बोलूंगा वही, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आगे आइएगा, नेक्स्ट। तो पहले देखिएगा मैंने लिखा है वहां पे 2-3 बातें, उसको ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स आर नथिंग इफ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैंने बोला था कोई डीएम इसलिए नहीं है क्योंकि वो डीएम है, क्योंकि वो पावरफुल है इसलिए वो डीएम है, क्योंकि उसको पावर दी। अगर पावर सिर्फ छीन लो तो डीएम भी आम आदमी बन गया। तो पावर है इसलिए क्या है, वो डीएम है, पावर हटा लिए आम आदमी बन गया। समझ पा रहे हो? तो सर उसी तरीके से हमारा अधिकार है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे अधिकार को अगर हमको दिया ही नहीं गया, उसको पहचाना ही नहीं गया, तो फिर वो हमारा अधिकार किस काम का। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है और लॉ बोल रहा है कि उसको वेरीफाई नहीं किया गया, तो मतलब बेसिकली अधिकार तभी आपके पास है जब आपको लॉ या संविधान या किसी ने दिया है कि ये तुम्हारा अधिकार है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लॉ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल। ये दिमाग में बार बार हमेशा याद करिएगा, और क्यों है नहीं है क्लैरिटी हमेशा रखिएगा। मैं फर्स्ट क्लास था तब भी बोला था कि पूरे पॉलिटी में ये बात घूम फिर के आएगा, और आपको इंटरव्यू और एग्जाम निकालने तक ये दिमाग में गांठ बांध करके रखना है कि लॉ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल। यहां तक समझ पा रहे हो? चलिए अब जरा नीचे आइए और जीवन का आनंद लीजिए। तो पहली बात है राइट्स। अब राइट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अधिकार एक ही टाइप का नहीं होता है, अधिकार अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अधिकार अगर अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो इसको आपको दिमाग में रखना है। एक विषय ले लीजिए प्रकाश, उसको ले लीजिए, उसमें पेज हो सकता है थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है, फिर भी शुरुआत में आपका काम, हाँ आप रख लीजिए, आप रख लीजिए। वापस पेज थोड़ा सा उसमें नहीं होगा, परेशान मत होना, लेकिन अभी काम हो जाएगा आपका। सब हो यहीं पे हो ना? आगे बस प्लीज रिदम को बढ़ाते हैं आगे। तो राइट्स क्या है, देखो उसमें देखोगे आप तो 3 तरीके का चीज दिया हुआ। अधिकार जो है वो 3 तरीके का है, समझ ले, दिमाग में रखिएगा। तो अधिकार 3 तरीके का है, क्या क्या है देखो उसमें। एक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिख रहा है सभी को? उसके बाद और क्या दिख रहा है? फंडामेंटल राइट, और एक दिख रहा होगा लॉ। देखो अधिकार मतलब क्या है सर? अधिकार सिर्फ अधिकार ही नहीं है कि हर चीज का अधिकार। अधिकार 3 तरीके से मिला है आपको। एक वो अधिकार जो आपको संविधान ने दिया, क्या सुन पा रहे हो? एक वो अधिकार संविधान के द्वारा मिला गया, वो तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, और एक है लॉ। अब एक लॉ, कानून नया पास हुआ तो कानून ने बोला कि ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग उसको खत्म कर दिया गया, तब कोई भी तलाक 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 बोल देगा तो ऐसा काम नहीं होगा। तो ये अधिकार महिलाओं को दिया गया कि सर अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो 3 बार तुम भी झापड़ मार देना, लेकिन तलाक ऐसे होगा नहीं। तो ये आपको अधिकार किसने दिया? लॉ ने दिया कि संविधान ने दिया? संविधान ने दिया क्या? कानून ने दिया ना, संविधान ने तो नहीं दिया। लेकिन सर अब दिया गया कि सर अगर आपके साथ भेदभाव किया गया है तो ये अधिकार किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब आप पहले वहां पे आराम से फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में यहां थोड़ा सा लिटिल बिट गैप है, लिटिल बिट डिफरेंस, तो समझिएगा अधिकार का, जो समझना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूं? फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। ये थीम जो दिया था आपको, तो थीम 3 पढ़ रहे हैं अपन। थीम 3 में मैंने अभी आपको एक टेक्निक बताया, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A ये अभी कर रहे हैं। उसके बाद नीचे अभी आइएगा, फंडामेंटल राइट्स को देखिएगा, जो लिखा हुआ उसको समझिएगा, मजा आएगा। पहला देखिए क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड पार्ट 3 में है उसको फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, ये डिटेलिंग पता ही नहीं, उनको लगता है संविधान ने दे दिया अधिकार तो वही फंडामेंटल राइट्स हो गया। नहीं बॉस, बहुत चीजें उसमें अलग है। मतलब क्या मैंने बोला, सुन पा रहे हो? फंडामेंटल राइट्स वही है जो संविधान में भी है और संविधान के पार्ट 3 में है, वो है आपका क्या? फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जरा आना नेक्स्ट में, और वहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको दिखेगा, दिख पा रहा है? उसमें क्या लिखा है, जो क्या लिखा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड पार्ट 3। मतलब आपके पास अधिकार तो है, लेकिन वो पार्ट 3 आपको अधिकार नहीं दिया है। संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान के पार्ट 3 में वो नहीं है। क्या सुन पा रहे हो? बोलो सही।
तो ये बातें ना बारीकी से थोड़ा फर्स्ट क्लास आराम से चलने के पीछे कारण है, इसलिए आप बारीकी से एक एक चीज को समझ लेना। तो पहले बोला मैंने कि ओ राइट, ऐसा अधिकार जो संविधान में है और संविधान के पार्ट 3 में है, वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। बोलते जाइएगा प्लीज, इन्वॉल्व रहना एकदम। और जो संविधान में तो है लेकिन पार्ट 3 से बाहर है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार। और एक राइट में दिखेगा लॉ, दिख पा रहे? वो राइट जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं नहीं है, लेकिन वो कानून बाद में बनाकर हमें दे दिया गया है, वो है आपका क्या? लॉज। मतलब वो अधिकार जो हमको कानून ने दिया है, जो पहले संविधान में लिखा हुआ नहीं था। जैसे मैंने एग्जांपल भी समझाने के लिए ट्रिपल तलाक बार बार आ जा रहा है, तो आपको मैंने वही बोला कि उस संविधान में तो था नहीं, वो हमको कानून ने बाद में बोला कि बेटा ठीक, सब ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सुन पा रहे हो? तो सर अभी तक मैंने 2-3 बताया। हम फंडामेंटल राइट्स अभी शुरुआत किए हैं। उसमें से राइट्स में हमने पढ़ा 3 तरीके का राइट। एक ऐसा राइट जो संविधान में है और उसके पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, वो क्या है? बोलना प्लीज, बोलना, मैं बता दे रहा हूं। और वापस जो संविधान में है और पार्ट 3 में है, और जो संविधान में तो है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और एक आगे आपका क्या? लॉज, जो संविधान में है ही नहीं। यहां तक क्लियर है? अब उस तीनों पॉइंट्स को आराम से अगर देखिएगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी मजे तरीके से। सबसे फर्स्ट मैंने उसमें नीचे कुछ लिखा है आर्टिकल के नाम, ठीक है ना? उस आर्टिकल्स को हम बारीकी से समझेंगे, वहां के लिए परेशान अभी नहीं होना है, ठीक है? अब एक बात दिमाग में रखिएगा, यहां पे जो बताने वाला हूं इधर देखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई ना जो इस चैप्टर में ख्याल रखना है, जैसे बताया कि क्या शेड्यूल 9 दिमाग में रखना। शेड्यूल 9 में था लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, और उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 याद रखना है, पार्ट 7 याद रखना है, खत्म हो गया था। और मैंने बोला आर्टिकल 368 दिमाग में रखिएगा, जिसके कारण पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकता है। बस ये अभी याद रखिएगा। उसी तरीके से अब 2 चीज आ रहा है आपके पास जो आपको पहले ही बता देना चाहता हूं मैं। एक है आपका 32, एक है आपका 226। तो ये बेसिकली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको इधर ही याद हो जाएगा। कोई आर्टिकल कोई बैठ के रट्टू तोता की तरह रट्टा मार रहा है, मैं बता रहा हूं एग्जाम में जाकर गलती करके पूरा 100% आएगा, गारंटी। क्यों? क्योंकि वो कितना भी याद कर ले, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूं, वो सर गलत करके आएगा ही आएगा, हम गारंटी देते हैं। इसलिए क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक उसको पता नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट अगर पता हो ना कि क्या है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा उसको। लेकिन वो क्या है, वो रट्टा मार के गया, आर्टिकल 1 यूनिट, आर्टिकल 2 ये, वहां जगह मिलेगा पंचायत, पूछेगा आर्टिकल कौन, तो सीधा मार के आएगा कुछ और उसके बाद अगर गलती से सही लग गया, मतलब गलती से सही लग गया, तो यहाँ आके बोलेगा रटले रनी आगल बा। अब सर इधर रटने के बाद एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो काय के लिए रट रहे हो तुम, वो भी बाय मिस्टेक। तो जरा देखिए, एक है आर्टिकल 32, एक है आर्टिकल 226। सर हम आपको अधिकार दे दिए, अधिकार आपको दे दिए, सुनना ध्यान से। अब अधिकार में मान लो आपका अधिकार तोड़ दिए, बोलते ना कसम इसलिए देते हैं क्योंकि कसम तोड़ा जाता है। आपको अधिकार हम दे दिए, और अधिकार अगर देने के बाद अगर अधिकार टूटा, उसके बाद आपको कुछ नहीं बोला गया, तो उस अधिकार का क्या फायदा? आप सोचो, मैंने अधिकार क्या दिया आपको अधिकार दिया कि तुमको कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आदमी डिस्टर्ब आपको किया और उसके बाद उस आदमी को कुछ नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो अधिकार क्यों दिया गया था आपको? अरे क्या समझ पा रहे हो? मैंने पहले इसीलिए तो बोला वो अधिकार क्यों आपके पास है, क्योंकि सरकार, लॉ, कानून, ये 3 तरीके का इन लोगों ने आपको दिया है कि ये अधिकार आपका है, और अगर ये टूटेगा तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, तभी तो अधिकार है ना, नहीं तो क्या ही अधिकार है। अब सर हस्बैंड और वाइफ का अगर लीगली अधिकार दिया गया है कि मारपीट करो, झोटा झोटी करो, मान लो अगर ये अधिकार दिया गया है, तो सर ये अधिकार किसी लॉ ने दिया है क्या? नहीं दिया है। मान लो लॉ ने बोला कि ठीक है हर हफ्ता में 1 दिन आप झोटा झोटी कर सकते हैं, मान लो, मूड बनाइए और खींचते रहिए। तो सर उसमें क्या होगा, 2 चीज, अगर एक ने मान लो नहीं झोटा खींचा तो दूसरा केस कर सकता है कि आज मेरा झोटा नहीं खींचा। सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा मुझे, परेशान मत होना। तो इसमें 2 चीज मैंने बोला, अधिकार तभी तक आपका अधिकार है जब कोई टूटे तो उसके बजाय एक ठोस कदम लिया जाए, और वो ऐसा कदम हो जिससे कि लगे कि हाँ अधिकार टूटने पे होता क्या है, तभी तो अधिकार है। अब सर आपको मैंने अधिकार दे दिया, तो सुनिएगा, अब आप सर क्या है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना,
अब समझिएगा। अब आप, मैंने एग्जांपल एक दिया था, अब आपको दिया था नहीं दिया था मुझे नहीं पता। आप सर यहाँ पे BSRTC का बस चलता है, बिहार गवर्नमेंट चलता है ना, बिहार स्टेट जो आपका चलता है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये वाला नहीं पता है क्या? चलता है सर। इधर क्या है ना, बिहार में लोगों को सरकारी बस के बारे में कम पता है। अगर आप दिल्ली और हरियाणा जाओगे तो प्राइवेट बस एक भी नहीं मिलेगा आपको। समझ में? हरियाणा में जाओगे रोडवेज फेमस है, जैसे हरियाणा में जाओगे, हाँ हरियाणा में जाओगे तो रोडवेज चलता है, और रोडवेज सर इतना जबरदस्त टाइम पे चलती है, इतना टाइम टेकिंग। इनफैक्ट मैं बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सर, बस बड़ी टाइम पे चलती है बिहार गवर्नमेंट का। 1 मिनट ऊपर नीचे होगा ना सर परेशानी हो जाएगा। आपको भरोसा रखना है, मैं सफर किया हूं मैं, और आपको बता रहा हूं बहुत सही टाइम पे पहुंचा दिया है उसने, बस उड़ा के पहुंचा देता है वो। सर कहने का बात यह है कि हम आपको क्यों बता रहे हैं, मान लो आपका मन हुआ बिहार बस में गए, आप बैठे, देखा गया तुम काला है, तुमको चढ़ने नहीं देंगे, तो सर अभी पहले अधिकार कितने होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू, ये सब रटने वाली चीज है। अभी आपको आइडिया बता दूंगा, लेकिन समझिएगा, एक अधिकार तो सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार तो है, मतलब इतना तो सबको पता है ही एक बात। अब क्या है नहीं है वो देख लेंगे। अब आपको समानता का अधिकार है, मतलब सबको समान का मिलना चाहिए ना। अब बस में आप गए, ड्राइवर बोला इसको मत बैठा रहे क्यों, काला है, तो सर आपका समानता का अधिकार क्या हुआ, ब्रेक हुआ नहीं हुआ? तो सर समानता का अधिकार अगर ब्रेक हो गया तो अब कुछ ठोस कदम तो होना चाहिए ना। तो सर 2 चीज है, जब भी किसी इंसान का अगर उसका राइट टू इक्वालिटी या कोई भी अधिकार ब्रेक होता है तो सर उसके पास 2 हथियार हैं। आर्टिकल 32 के तहत तो कहीं भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहीं भी हाई कोर्ट जा सकता है। मतलब सर मैंने क्या बोला, अधिकार तो तभी जब टूटे तो आपके पास कुछ हो। अब सर आपका अधिकार तोड़ दिया गया है तो आप कहां जा सकते हो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, या आर्टिकल 226 कहां, हाई कोर्ट। सर रिपीट करो, 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट, दिमाग में एकदम रखना है। तो 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर अब मैं आपको बता दूं कि सर आपके मान लीजिए 6 अधिकार हैं या आपके 7 अधिकार हैं, अब इस 7 और 6 अधिकार जो भी हैं, इनमें मैं बोलूं कि 6 अधिकार में से अगर कोई भी एक अधिकार टूटे तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं 32 के अकॉर्डिंग कहां, सुप्रीम कोर्ट, और डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट। अब जो दिल्ली में है, मान लीजिए कहां है, अब उसको जो नजदीक पड़े, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, वहां दोनों है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट, अरे पता है ना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है किसी को कंफ्यूजन है ना, पटना में है सर, पटना में क्या है। तो अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो जो नजदीक पड़े वहां चले जाइए, मेट्रो उठाइए, हाई कोर्ट चले जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां रहिएगा तो कौन नजदीक पड़ेगा, हाई कोर्ट। समझ पा रहे सर? ये बातें ना बस ऐसे 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 एकदम करते जाना है आपको दिमाग में। तो 2 आपके पास मैंने बताया, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2। क्या नहीं समझ आ रहा है? अभी समझना, मजा आएगा सर। पॉलिटी क्या होता है, मजा आएगा आपको, बस रुकते जाना। और एक और इसका और जवाब, जबरदस्त जवाब, तगड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। आर्टिकल 32 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, और क्लॉज और सब क्लॉज समझा चुका हूं मैं। पार्ट 1 आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज। तो ये सर आर्टिकल हो गया, पार्ट 1 इधर साइड है अभी, तो ये आर्टिकल, इसके बाद क्या, क्लॉज, इसके बाद क्या आएगा, सब क्लॉज। तो सर हम इस सब क्लॉज को नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं 13 और क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये नियम है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को तोड़ नहीं सकता, ये खुद ही बोलता है। ये आर्टिकल कहता है नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सर बात वही हुआ कि अगर कोई तोड़ता है तो क्या होगा, है ना, 32 और 226। एक ने बोल दिया कि आपका अधिकार हनन नहीं होना चाहिए सर, आपका अधिकार टूटना ही नहीं चाहिए। कोई कानून आपके अधिकार को, मान लो एक ऐसा कानून बना दिया गया जिसपे आपका अधिकार ही खत्म हो रहा है। सुन पा रहे हो मेरी बात? मतलब समानता का अधिकार था, लेकिन एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे कि उस अधिकार पे आपके अपने अधिकार आपके छीन गए। अब जैसे मैं बोलूं, आपका जमीन का अधिकार है कि आपका जो जमीन आपने मेहनत से खरीदा है वो किसका है, आपका। लेकिन सरकार ने बोला, गीता में लिखा है ना आपका ना मेरा, सब मोह माया भगवान का है। तो भैया भगवान का है वो तो बात तो ठीक है, पर अब मेहनत से जो खरीदे तो उसका क्या। मतलब अधिकार आपका था क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। मान लो प्रॉपर्टी अभी नहीं है राइट, इसी पे सारा बवाल है अभी।
तो समझिएगा ध्यान से। तो प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, सुन पा रहे हो सब? देखना एक ही बार कनेक्शन यहां से वहां पहुंचा दूंगा ना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, इसलिए बस यही रहना। तो प्रॉपर्टी का अधिकार था, बोला सरकार हम आपका जमीन ले लेंगे और गरीबों को दे देंगे, तो आपका अधिकार तो हनन हुआ ना, है ना? अब सर आपका अधिकार हनन हुआ तो आपके पास क्या है? 32 और 226। सर गोली ये है, लेकिन चलाने के लिए तो बंदूक चाहिए, तो गोली ये है मतलब क्या? ये बोल रहा है कि किसी का भी अधिकार हनन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बाई चांस हो गया उसका भी तो ऑप्शन होना चाहिए, तभी तो अधिकार है। तो दो ऑप्शन है, कौन कौन? 32, 226। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये हाई कोर्ट था कि ये सुप्रीम कोर्ट था, तो एक टेक्निक बता देते हैं, जीवन में आनंद लेते रहिएगा। आ रहा समझ में? अब सर देखो, यह है सुप्रीम और याद देखना, और ये क्या है? हाई। अब सर हाई और सुप्रीम में फर्क दिमाग में नहीं रखना, सिंपल याद यही रखना, नंबर को जोड़ लो, 2 + 2 + 6 कितना हो गया? 10। कितना हो रहा है? 10 ना, गिनती ठीक। और ये 3 + 2 कितना हुआ? आ रहा समझ में? तो दिमाग में एक बात रखना, इंसान जितना बड़ा होता जाता है, जितना बड़ा, उसके नंबर्स उतने कम होते जाते हैं। अरे मतलब एज, अब सर जीवन क्या है? कम कम हो जाएगा ना, मतलब क्या सर? आप जब IAS बनते हो तो आप उतना ही कम बोलते हो, और जो लोग जितना छोटे पोस्ट पे होते हैं वो ज्यादा समझाते हैं। IAS 2 शब्द में बोलेगा सब समझा देगा, और नॉर्मल आदमी बोलेगा हम गे रही तब पानी उठाई नहीं, ओकरा बाद ना दुबुचनी तो सर वो अलग अलग पूरा डिटेल समझाएगा। और IAS क्या है? एक बार बोल दिया, गए थे वहां एक्सीडेंट हुआ, बात खत्म, बाकी रीजन नाद था। यहां तक क्लियर है सभी को? सर बेसिकली पीछे का कनेक्शन बनाए रहना, क्योंकि ना एकदम से फंडामेंटल राइट्स ना आपको, और सुन लो एक बात बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स आपको सबसे ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेंस में सबसे ज्यादा। अब आप बोलोगे सर नागरिकता से, सर सिटीजनशिप से ना कमाल की बात है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जबरदस्त बात यह है कि बिना सिटीजनशिप पढ़े आप आगे का समझ ही नहीं पाओगे। जबरदस्त बात है ये, टेरिटरी भी नहीं होता है, लेकिन बिना उसके नहीं होगा। और क्या टॉपर्स लोग गेंद देते हैं, और कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर, फालतू का मोटिवेशनल स्पीकर, जो आजकल लोकल न्यूज क्या बोलेगा, हम सर टेरिटरी हटा दो, सिटीजनशिप हटा दो। अब आपको सर पता चलेगा कि ये दोनों हटा दिए तो फंडामेंटल राइट ही नहीं समझ में आएगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल राइट में क्या बोला? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, अब आप मुंह लेके लगे हो, उसके बाद 3-4 वर्ड में बोलेगे बस 3-4 शॉर्ट नोट्स लो मेरा, और बस सिटीजनशिप खत्म करो। यहां तक समझ में आ रहा है? सर कोई बात नहीं, हमको क्या, लेकिन आपको तो हम वही कराएंगे जो जरूरी है। ये लीजिए, चलिए टाइम पे आने के लिए शुक्रिया, है ना? रुक जाइए, इसमें अलग अलग है, उसको नहीं, आपको नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है? अच्छा मिल जाएगा, रुक जाइए, इसको रहने दीजिए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। वापस आना जरा और चीजों को समझना। सबसे फर्स्ट मैंने बोला है अभी, फंडामेंटल राइट्स 3 तरीके के थे ना? ऐसा वो राइट जो पार्ट 3 में है और संविधान में है, कौन सा? जो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और एक वो जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लॉ हो गया। यहां तक क्लियर बॉस? अब इसके आगे हम जो बताने वाले हैं, आपको बताया 32, 226 और क्या बताए? 13(2). तो 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि कोई भी लॉ इतना पावर उसमें नहीं है कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देगा। यहां तक क्लियर है? चलो बॉस, अब जीवन का आनंद लेने के लिए पेज नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, और वहां पे आराम से यहीं से सारा विवाद आपका शुरू होने वाला है। क्या क्या क्या? अच्छा हाँ, तो इसको क्या याद रखना, जब हाई पोस्ट पे आप जाओगे तो उतना ही कम आप बोलोगे। तो सुप्रीम क्या है? हाई है, तो दिमाग में रख लेना। बाकी ये लॉजिक आप खुद से भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कमाल की बात देखोगे ना, तो 5 और कितना हो रहा है? 10। ठीक, तो 5 और 10 हो रहा है, तो हाई कोर्ट को बेसिकली ज्यादा काम होता है। जैसे आपके स्टाफ हैं, तो स्टाफ ज्यादा काम करता है, मालिक कम काम करता है, भाई सीधा सा बात है ना। तो मालिक कम काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट मालिक तो कम, हाई कोर्ट ज्यादा काम करेगा, करना भी पड़ेगा क्योंकि राज्य में है तो उसको दोनों का संभालना ही पड़ता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कितना मजेदार चीज है, जो पढ़ाया है ना उसका यूज आने वाला है, और जो नहीं बताएगा उसको मैं थप्पड़ मारने वाला हूं यहीं से। फ्लाइंग किस नहीं भैया थप्पड़ ठीक है। वापस समझना, देखो इधर अब वापस चीजों को समझना, पहले इधर इधर प्लीज समझिएगा, प्लीज जो समझाने वाला हूं।
आपको मैंने अभी 32 226 बता दिया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको वापस आप इमेजिन करके माइंड में रख लीजिएगा। 3 + 2 5, तो बताना सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट, ये दिमाग में रखना, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पूरा आपसे है, मुझे चाहिए। और हाई कोर्ट कितना हुआ 226, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। 32 में कोई दिक्कत तब फिलहाल नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और आपस में बताते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि सर बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है, और मैं वो डायग्राम भी बनवाया था LEJ, तो अरे बनाया था वो वाला पूरा। तो वहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लोकल कोर्ट्स, आ रहा समझ में। तो सर आखिर सुप्रीम कोर्ट दिमाग में आप रखो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपको रूल 2 मैंने बोला था, रूल 1 बोला था, है ना। तो रूल 1 क्या बोला था और रूल 2 क्या बोला था। तो सर सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अब देखो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बड़ा भाई मैंने बोला हॉलो कैंडी, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र में है। इसने सर हाई कोर्ट को बोला, हाई कोर्ट बोला कि तेरे को पास ज्यादा पावर है, मेरे पास क्या है कम। तो सुप्रीम कोर्ट बोला देख तू है राज्य में, तो तू क्या है उस सारा प्रॉब्लम सुलझाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी तेरे पास केस जाएगा, और उस मतलब किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो वो भी जाएगा हाई कोर्ट, अरे जाएगा ना, और सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं। तो बोला ठीक, लेकिन फिर बोला लेकिन पावर तो तुम्हारा ज्यादा है। तो बोला देख तो तू क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा और सारे भी जो भी केसेस हैं वो भी कहाँ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो सर तुम्हारे यहाँ तो ज्यादा हो गया ना पावर, मतलब तुम ज्यादा चीजों पे डिसीजन ले सकते हो और हम कम। बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन सर हॉलो कैंडी क्या था, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो उस पर फिर हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बात खत्म। तो ये कौन सा हुआ, रूल 1 की रूल 2। सर हाई कोर्ट में चिल्लाते गए, सुप्रीम कोर्ट गया बोला कि खारिज, मतलब खत्म। तो मतलब आप क्या समझ पा रहे हो सर, मैं बार बोला हूँ जो गोल्डन रूल्स वो जो बताए हूँ बेसिक्स इसीलिए बताए हूँ क्योंकि थ्रू आउट चलता रहेगा हर जगह, वो कहीं छुपने वाला नहीं है, वो उससे बचना है भी नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात। वो सर सोचो ऐसा टेक्निक है, जिस तरह से आयर में ऐसा टाइमलाइन है जो कहीं पे भी आप उसको फिट करो वो फिट हो ही जाएगा सर। उसी तरीके से मेहनत का ये है सर बेसिक, ये हर जगह फिट होना है। सुन पा रहे हो। तो सर रूल 2 में क्या हाईकोर्ट को 2 बात बोला गया कि देखो भैया तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट वाला भी जाएंगे प्लस कुछ लीगल राइट्स जो होंगे और भी जाएंगे, मतलब उनसे रिलेटेड भी केस आपके पास जाएगा। लेकिन सर जब अगर केस फंस जाए और डिसीजन लेना पड़े तो SC ग्रेटर देन, तो सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। हाई कोर्ट बोला ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आने आगे और जानिया आगे। तो पेज नंबर आओ 46 पे और जीवन का आनंद लो। तो मैंने वहां पे एक लाइन लिखा है उसको देखना, फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम देन एनीवन एंड दिस इज इट्स यूनिक क्वालिटी। तो फंडामेंटल राइट क्या है, यूनिक क्वालिटी है इसका। सीधी सी बात है कि अगर डीएम पावर इसीलिए है, डीएम पावरफुल इसलिए क्योंकि उसको पावर दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट भी क्यों सुप्रीम है, क्योंकि उसको अधिकार उतना दिया गया है। और इसके बाद उसको रक्षा करने के लिए भी एक दे दिया गया, क्या गोली दे दिया गया 13 क्लॉज 2 कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। यहां तक समझ पा रहे हो, बोर नहीं हो रहे ना, आगे पढ़ना है। तो आना जरा आगे नेक्स्ट, वहां पे देखना एक लाइन लिखा होगा, हालांकि ये क्लियर आपको आगे होगा लेकिन पढ़ देता हूं पेज नंबर 46 पे। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा जरूर है बट फंडामेंटल राइट्स, वहां देख लीजिएगा, बट फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनो ध्यान से अभी, और यहां पे मजा आएगा आपको, और यही विवाद पूरा आगे बढ़ेगा। मैंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बड़ा है नो डाउट, लेकिन सर फंडामेंटल राइट्स उससे भी बड़ा है। मतलब फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर देन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान से भी बड़ा क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। सर तो हल्के में फंडामेंटल राइट्स को मत लिया करिए, और आपके साथ जब कभी ऐसी ज्यादती हो तो देख लेना कि मेरे अधिकार में आता है कि नहीं। जैसी है सीधा निकलो दिल्ली, आ रहा समझ में, कौन सा आर्टिकल। तो सर 5 नंबर की गाड़ी पकड़ो, और 5 नंबर की गाड़ी पकड़ के पहुंचो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो 5 नंबर की गाड़ी मतलब आर्टिकल 32। चलिए आगे जा नीचे। अब उसको इट इज रिटन दैट नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसी भी लॉ में इतनी ताकत नहीं है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। और मैंने आपको याद है बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए लॉ, जिसके तहत बहुत सारे कानून हैं। वो तो खुद एक कानून है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे कानून है। और ऑलरेडी क्या लिख दिया गया कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल वायलेट करेगा क्या, नहीं।
मतलब जब वो खुद ही लॉ है और बोल दिया गया कि कोई कानून कोई फंडामेंटल राइट्स को अधिकार को वायलेट नहीं कर पाएगा, तो कहां से कर पाएगा? तो सुप्रीम कौन हो गया? फंडामेंटल राइट्स। सर इतना तोड़ मरोड़ के इसके बाद पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपको मजा आएगा उसका हियरिंग सुन के। गजब का हियरिंग है, अलग अलग लेवल का नॉलेज लेवल का है लोगों का। नीचे आना जरा, नीचे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है देखना, रिड्रेसल पावर इज प्रोवाइडेड टू फंडामेंटल राइट्स। रिड्रेसल पावर मतलब होता है कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप क्या करोगे, तो जरा देख लो वहां पे है वायलेटेड देन बाय आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। समझ आ रहा है वो लाइन? उसके बाद आर्टिकल 26 वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट विच एवर इज नियर, जो नजदीक है वहां चले जाओ। क्लियर है यहां तक? अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गेट सामने रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाएं उधर जाएं। तब एक वकील आता खींच के चल इधर चल। नीचे आइएगा जरा। बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एनी लॉज इट इज नॉट रिटन दैट वी कैन गो डायरेक्टली टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, फंडामेंटल राइट सुप्रीम क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट के टूटने पे हम कहां कहां जा सकते हैं। लेकिन सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रेक हुआ है तो हम कहीं नहीं जा सकते, लॉ ब्रेक हुआ है तो हम कहीं नहीं जा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कहीं नहीं जा सकते इन द सेंस, कहने का मतलब कि आपको 32 और 226 किसके लिए है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये नहीं कि ट्रिपल तलाक में बोला बोल दिया 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, मतलब बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, और आप बोल रहे हो कि अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे पहले आपको लोअर कोर्ट से होके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। क्या समझ पा रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी ने थप्पड़ मारा बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, नहीं सर। पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहले जमीन आधा कट्टा इधर बेचो, फिर उसके बाद सर हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते 4 कट्ठा बिक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते आप बिक जाओगे। बाद में केस का रिजल्ट तब आएगा जब आप मर जाओगे, तब रिजल्ट आएगा कि नहीं वो सही था। मेरे पास समझ में आया? तो बेसिकली कहने का, अच्छा नहीं समझ पा रहे हो क्या? ट्रस्ट मी, आप जो रटे हैं और जो पढ़ाया गया है ना आपको पॉलिटी, ऊपर का उठाया गया इधर छपवाया गया। 4 चीज याद रहता है पॉलिटी में, आर्टिकल्स रटवाए जाते हैं और लक्ष्मीकांत के सारे पेज नंबर लिखवा दिए जाते हैं, और उसके बाद बच्चा भी कहता जय हो, उसके बाद वो सारा लिखवा देता है। एक किताब से दूसरा किताब आपके हाथ में है और आप पढ़ते हो, उसके बाद मन में आता है टीचर के लिए डैश डैश डैश, इसकी डैश डैश डैश। सर कमाल की बात है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तुम देखना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना लक्ष्मीकांत, इसके बाद या MP जैन, या सबसे हार्डेस्ट बुक है, आप उठा के देखना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो। सुन पा रहे हो? आना जरा आगे, नेक्स्ट। तो अब सर मैंने 2 चीज बताई, सुनना ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई तकलीफ? ये मैं आराम से थोड़ा खींच खींच के और आराम से स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बस बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा खिलाया जाता है। मतलब हलाल तो नहीं करूंगा आपको, लेकिन आपको तेजी से बढ़ाने के लिए मुझे बेस बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि 3 मंजिला बनाने के लिए नीचे का होना चाहिए तगड़ा। ये तो पता चला कि 3 मंजिला में नीचे अगर हो गया तो सीधा लेके ऊपर डूबोगे। आ रहा समझ में? उसके बाद गृह प्रवेश अनसक्सेसफुल, गृह प्रवेश आज हुआ, कल 4 लोग मर गए। खैर कोई बात नहीं, नीचे आना जरा। 2 चीज लिख दिया हूं, समझ में आ रहा है? नीचे आइएगा। मैंने लिखा है कि कोई भी कानून अगर आपका ब्रेक होता है तो आप डायरेक्टली आपको अधिकार नहीं मिलता। सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, अगर हर कानून पे ही सुप्रीम कोर्ट जाते तो फिर फंडामेंटल राइट का वैल्यू क्या रह जाता? फिर फंडामेंटल राइट का वैल्यू रह ही क्या जाता? वो तो राइट जो दिया अधिकार वही तो उसको बना रहा है ना। जैसे पावर ही तो डीएम को डीएम बना रहा है, और पावर ही अगर हट गया तो फिर क्या मजा है? समझ पा रहे हो? फिर तो वही आदमी। नीचे आइए। अगर मान लीजिए कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुआ आपका, कंज्यूमर राइट जैसे क्या, आप गए सलाई खा 2 रुपये का, आपसे ले लिया 10 रुपया, आप बेवकूफ़ निकले। मास्क 2 रुपये का था, 10 रुपये ले लिया गया, हमसे भी ले लिया, हम बेवकूफ़। 2 रुपये का मास्क था, वो लगा 10 रुपया, अब मजबूरी था, हम कहा ले ले भाई ले ले, अब एक ले लिया। अब सर 2 रुपये क्या ले लिया? 10 रुपया। तो मान लीजिए आपका कंज्यूमर राइट वायलेट हो गया, तो सर वायलेट हो गया तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। तो पहले आप लोअर कोर्ट्स में आप जाओगे, उसके बाद वहां से बढ़ते बढ़ते, मान लो ऐसा प्रोसेस है कि मान लो यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, केस और पेचीदा हो गया, तो धीरे 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 वो हायर कोर्ट तक पहुंच जाएगी। इसलिए हायरार्की सिस्टम चलता है जजमेंट में, लेकिन सर ये लेजिस्लेटिव में नहीं चलता, एग्जीक्यूटिव में नहीं चलता। इसलिए पहले अलग अलग बना दिए गए कि बेटा पहले ही लेवल पे शुरुआत करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हायरार्की मतलब क्या कि अगर लोअर कोर्ट में मामला सुलझा नहीं तो आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में नहीं सुलझा तो हाई कोर्ट भेजेगी, आप लेके नहीं चल जाओगे, हाई कोर्ट उस केस को ट्रांसफर कर देगी कि बेटा तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, नीचे आइए। एक दिख रहा होगा उसमें देख लो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन फंडामेंटल राइट्स, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है? हाई कोर्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स प्लस क्या लिखा है? लीगल राइट्स। और लीगल राइट्स के अंदर बहुत सारी चीज आती हैं, बट पावर ज्यादा किसको हो गया?
हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को? देखो पावर ग्रेटर देन हमेशा सेंटर ही रहेगा, लेकिन सर ज्यादा केसेस सॉल्व करने का अधिकार किसको दिया गया है? लेकिन जब उसी केस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो पावर किसका ज्यादा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। तो नीचे देख लो जरा, इट मीन्स हाई कोर्ट ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज हाई कोर्ट कैन इन्फोर्स मोर लॉज दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स बट रूल 2 इज अप्लाइड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन हाई कोर्ट मानेगा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी सेंटर ही करेगा, दैट इज सेंटर फंडामेंटल राइट बनाया। उसके बाद क्या है? एंड देखते जाओ, स्टेट को बोला कि लोग हाई कोर्ट में ज्यादा जाएंगे बिकॉज फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट का पावर आपके पास है, स्टेट हो गया खुश। बट दिस इज डन टू डिक्रीज द बर्डन ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हॉलो इज क्या कि सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन सब लागू हो जाएंगे अगर वो बोल दिया तो हाई कोर्ट पे। तो सर सेंटर और जज और सभी को सब कुछ अपॉइंट वही किया, कौन किया? सेंटर। जज का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट का और सारा कुछ सब सेंटर लेवल से हुआ। उसके बाद बोला क्या गया? सर आपके पास ज्यादा लोग जाएंगे ना, काहे परेशान होते हो? बोला हाँ ठीक, लेकिन 2 कारण से। एक, भाई देखो अब आईएएस तक सब कोई पहुंच भी जाए तो फिर आईएएस किस काम का है? अब प्रधानमंत्री के आसपास सभी लोग पहुंच जाए तो प्रधानमंत्री का कुछ होना चाहिए ना यार। देश का प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले 3-4 थप्पड़ मार के भगाए आप, तो सब कोई पहुंच नहीं सकता ना। हालांकि ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बात बोल रहा हूं कि पावर ऐसा है कि वहां तक भटकने के लिए भी आपको सोचना एटलीस्ट पड़ेगा। तो सर यहाँ पे भी वही है, सुप्रीम कोर्ट का कितना, अब सभी लोग मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो सर पता चला कि लोअर कोर्ट खाली है, हाई कोर्ट वाला मच्छी मार रहा है और सुप्रीम कोर्ट वाला परेशान है उधर समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलेंगे? बात सीधा है ना, सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि उस तक पहुंचने के लिए चाहिए वक्त। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और जरा नीचे आइएगा, नोट फंडामेंटल राइट इज लाइक बुलेट एंड आर्टिकल 32 and 226 इज लाइक ए गन, क्योंकि उसके बिना बुलेट का क्या फायदा? तो सर आप गोली लेके घूमते रहो बंदूक वाले को, बंदूक को लाएगा आपसे छीन लेगा गोली, आप ही को मार देगा बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट सर, क्यों फंडामेंटल राइट क्यों है सर? क्यों? इसलिए मजेदार है क्योंकि आपको अधिकार देता है कि कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर कोई तोड़ेगा तो आप कहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक स्टेप ना आगे जाना और एक टेबल सर प्री के लिए काफी है, आ जाओ। ये है वो जरूरी, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। ठीक है, हाँ जमाने के लिए। चलो, उसमें बोला जाता है, उन्हें बाप बोलता है मेरे बच्चों मुझे शौक से खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो पहला है पेज नंबर आगे, उसमें एक टेबल दिख रहा होगा आपको, बड़ा अच्छा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा सुबह का टाइम चेंज कर दूं क्या? मैं सोच रहा हूं 10 बजे से कर दूं और 10 से लेकर आराम से 12 बजे तक पढ़ाऊं, ठीक, ताकि आपको सुबह में टाइम मिल जाएगा पढ़ने का और पूरा धूप भी मिल जाएगा, आराम से जाने आने में दिक्कत भी नहीं होगा। चलो नीचे आओ, हो गया मजाक था ये, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं था आपको? तो कोई अच्छा ही लगता है इस दुनिया का सारा टेंशन कौन लेके बैठा है? PR आइए नेक्स्ट, फॉर प्री एंड मेंस देख लीजिए। प्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वहां लिखा हुआ है टेबल पे, देख लीजिए पहले क्या है, पहले मीनिंग समझिएगा। देखो कौन सा चीज कहां से आया, जैसे लूसेंट में रटा जाता है कि फंडामेंटल राइट यूएसए से आ गया, DPSP यहां से आ गया, ये रटने वाला चीज नहीं है। बस मैं आपको आराम से एक टेबल दूंगा, उस टेबल में आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा, तो रटने का नहीं, क्योंकि ना वो BPSC वाला पूछने वाला है ना UPSC वाला पूछने वाला है, रटू तोता वाला कहीं और पूछने वाला नहीं है। बाकी फिर भी सुनना ध्यान से, बाकी फिर भी चूंकि हम पेपर दे रहे हैं तो हम रिस्क क्यों ले, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप परेशान रटिएगा मत, रटने का जरूरी नहीं है सर। हम 1% भी अगर जहाँ स्कोप है क्वेश्चन का उसको भी तैयारी करके जाएंगे, बात खत्म है। नीचे आइए, टेबल में देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा होगा क्राइटेरिया, दिख पा रहे सभी को, दूसरी तरफ दिख रहा है फंडामेंटल राइट, DPSP, और क्या दिख रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब समथिंग कुछ ऐसा आपको मिल रहा होगा। एक इधर मान लो फंडामेंटल राइट हो गया, एक क्या हो गया? DPSP, और एक क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। दिख पा रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अब इधर आइएगा तो इसमें क्राइटेरिया कुछ मिल जाएगा। क्राइटेरिया में पहला दिख रहा होगा सोर्स, दिख पा रहा है सोर्स? इस सोर्स का मीनिंग है कि आखिर ये तीनों लिया कहां से गया है।
मैं आपको समझाने और पूरा लेक्स लेवल पे जाने के लिए वहाँ हिंदी में भी देखो छोटे छोटे लिखा हुआ है, जहाँ सोर्स लिखा हुआ है वहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है? कहाँ से लाए। अरे समझ में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एक एक चीज कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना बारीकी से आपको नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो आपको उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ से लाए। तो सर रटना नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आया है कहाँ से, देख लो जरा उसमें देखो। अब सामने तो देखो, फंडामेंटल राइट के सामने क्या यूएसए होगा, डीपीएसपी के सामने, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, तो यूएसएसआर को एक वर्ड यूज होगा ऑस्टवाइल रसिया। ऑस्टवाइल रसिया मतलब पहले का रसिया, और पहले का रसिया कौन था, यही यूएसएसआर। सुना इधर, तो ये रटना नहीं है कि सर हाँ ठीक है, अभी के लिए मैं नॉर्मल बता दिया क्योंकि फंडामेंटल आपको राइट्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे साथ रिपीट कर लेना इधर, प्लीज रटना मत। फंडामेंटल राइट्स किसका, कहां से, फंडामेंटल ड्यूटीज, चलो एक बार और घूम के आता हूं तब देखता हूं। फंडामेंटल राइट्स साथ बोलो, डीपीएसपी और ड्यूटीज यूएसएसआर। यहां तक क्लियर है सर? एक बार और ट्राई कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी, यहां तक क्लियर। और जब आयरलैंड बोलूं तो याद है आयरलैंड कहां है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो यूके है और यूके के जस्ट नीचे, यहां तक क्लियर। तो सर सुनना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहा। यहां तक क्लियर है? और बता चुका हूं मैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, और ये आगे आओ नीचे, जीवन का आनंद लो। पहला हो गया सोर्स, कहां से लाए, तो सर कहां से लाए, तो देख लो उसमें एक लाइन लिखा हुआ नीचे, 50% फ्रॉम 1935 एक्ट। 1935 का जो एक्ट आया था अंग्रेजों लोगों ने हम पे किया, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज को एज इट इज पहले चिपका दिया गया, और बाकी फंडामेंटल राइट्स कहां से लाया गया, यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से, यूएसएसआर से, और डीपीएसपी। अब जरा नीचे आना, एक ओरिएंटेशन लिखा हुआ, क्या लिखा है, ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, मतलब किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव तरीके से डिसीजन ले रहा है, कौन नेगेटिव तरीके से ले रहा है। सुन पा रहे हो? और यहां डिस्टर्ब मत होना क्योंकि ये टेबल आपको बहुत कुछ देके जाएगा, इसीलिए यहीं रहना। सुन पा रहे हो? ठीक। अब वापस देखोगे ओरिएंटेशन में तो दो चीजें, पहला है नेगेटिव लिखा होगा और वहां स्टेट लिखा होगा, दिख पा रहा है? नेगेटिव लिखा होगा और क्या लिखा हुआ है, स्टेट, और पॉजिटिव लिखा होगा पीपल। पॉजिटिव क्या लिखा है, पीपल। देखो फंडामेंटल राइट तो पॉजिटिव देखा जाए तो पीपल के लिए ही है, अरे हाँ है ना, क्योंकि उसको दे रहा है उस सिक्योरिटी कि तुम्हारे साथ अगर कुछ हो बेटा तो 32,226 है, चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ होता है तो हम तो है ही हैं, चिंता मत करो, तुम पढ़ो हम हैं। तो सर ये आपको जो सिक्योरिटी दिया जा रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है पीपल के लिए। लेकिन सर स्टेट के लिए तो एक तरीके से नेगेटिव बाइंडिंग है ना, क्योंकि सर स्टेट को सबसे ज्यादा, आप सोचो जब भी कभी आपका अधिकार उल्लंघन होगा तो जनरली जो आप केस लड़ोगे वो सर आप सरकार से ही लड़ोगे। आपका फंडामेंटल राइट वायलेट एक पर्सन कर रहा है, मैंने एग्जांपल बोला था बिहार बीएसआरटीसी का बस, वो बिहार का बस है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बस है। अब सर प्राइवेट बस वाला किया, आप समझ पा रहे हो, प्राइवेट बस वाला किया, कोई भी करे, अगर आपका अधिकार जब हनन होगा, कौन अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो सर केस हमेशा सेंटर वर्सेस सिटीजन चलता है, ये दिमाग में पहले रख लेना। केस हमेशा किसके वजह चलेगा, मतलब सरकार को ये जवाबदेही देनी पड़ेगी कि इसका वायलेशन हुआ क्यों, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी आपकी सिक्योरिटी की। ये सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? तो केस ऐसा नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्टर पे चलेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर के तरफ वो केस बेसिकली गवर्नमेंट से लड़ रहा है वो आदमी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सर इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव स्टेट पे क्यों है, क्योंकि सर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी एक इंसान का समता या इक्वालिटी का अधिकार कभी भी हनन नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव है, लेकिन स्टेट के लिए क्या हुआ, नेगेटिव। और यहाँ स्टेट बोल रहा हूं तो दोनों समझ लेना, कैपिटल भी और स्मॉल भी, लेकिन ज्यादातर दिमाग में रखिएगा हमेशा कि सर अब वो सुप्रीम कोर्ट अब गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वहां लव लेटर लिखेगी किसको, बीएसआरटीसी को। बताऊंगा लव लेटर क्या हो, तो लव लेटर को रीट बोलते हैं, याचिका, तो आपको बताएंगे इसी में, आप लास्ट पेज पे होगा देखोगे तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट वहां से लिख के भेजेगी बिहार गवर्नमेंट को कि प्रिय बिहार गवर्नमेंट, आपको दिमाग में ये रखना है कि उस आदमी को बस पे चढ़ाइए, समझ में आ रहा है, और बस में चढ़ा के वापस नहीं तो सर, लेकिन याद रखिए
एक बात पहले दिमाग में रख लीजिए, यही क्लियर, फंडामेंटल राइट सिर्फ आपको आपका अधिकार वापस देता है। फंडामेंटल राइट्स में मुआवजा नहीं मिलता। जैसे आप बोलो सर होटल बुक किए थे, अकेले नहीं और भी लोग थे, लेकिन सर हम नहीं जा पाए तो हमारा होटल का पैसा हो गया क्या, बर्बाद, तो आप हमको पैसा दीजिए। तो क्या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, बेटा जितना बोल रहे हैं उतना से खुश रखो, ज्यादा मोह माया ठीक नहीं है, ज्यादा लालच भी ठीक नहीं है, जितना दे रहे उतना से मन खुश रखो। सर बेसिकली आपको आगे पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट से पेट नहीं भरता है, फंडामेंटल राइट से पेट नहीं भरेगा। फंडामेंटल राइट से सिर्फ आपको अधिकार मिल गया, लेकिन आटा चावल नहीं मिलेगा। तो सर आटा चावल कहाँ से मिलेगा, अभी बताएंगे हम पिसवा के देंगे, चिंता मत करो। तो जरा नीचे आना, ओरिएंटेशन मतलब क्या, नेगेटिव कौन क्या है, स्टेट, और पॉजिटिव पीपल। अब आओ डीपीएसबी में और जीवन का आनंद लेना। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अब देखो बात को सुनो, आप जो पंचायत करते रहते हो, सुन पा रहे हो ध्यान से, मेरी तरफ देखना इधर सभी लोग, और एक बार जोर से अपने आप को बोलना यस और नो। अब थोड़ा आगे आना और समझना, थोड़ा मजेदार। मान लो सरकार बन गई, अब क्या हर सरकार को पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं पता होता है। कुछ तो ऐसा चीज हो जो गाइड करे, कोई ऐसा चीज तो हो। तो सर डीपीएसपी इज अ गाइड बुक। डीपीएस सुनना, लेकिन प्लीज आराम से बारीकी से समझ, से मैं इतना आराम से डेप्थ में जा रहा हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, खाली लिखवा देता नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद आप समझिए तत्व, समझ रहे, समझिएगा। डीपीएसपी क्या है, गवर्नमेंट को एक आइडिया दिया, गवर्नमेंट को एक आइडिया दे कि बेटा तुमको ये करना पड़ेगा, ये तुम कर सकते हो, समझ पा रहे हो। लेकिन सर सोच के बताओ, अगर डीपीएसपी गाइड बुक है और गवर्नमेंट को बोल दिया कि तुमको यही करना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट इलेक्ट क्यों हुआ था? अगर गवर्नमेंट इलेक्ट क्यों किए फिर तुम? रूल 1 क्या था, इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। अगर आपने ऑलरेडी सेंटर को और गवर्नमेंट को ये बता दिया कि मोदी जी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो सर रूल 1 वायलेटेड, समझ पा रहे मेरी बात? तो सर इसीलिए डीपीएसपी सरकार पे बाइंडिंग नहीं रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर डीपीएसपी के चक्कर में आप सरकार को उठा के लेके नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपको वहां बोला था कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, या सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे सरकार कोई लॉ नहीं बना सकती। यहां दिमाग में रखिएगा, डीपीएसपी में आपको भी जस्ट बताने वाला हूं। क्या सुन पा रहे हो सभी लोग? क्या आप तक बात जा रही है ना? समझना सर बारीकी से, तभी ये क्वेश्चन हिट होते हैं, नहीं तो नहीं हिट हो पाएंगे क्वेश्चन। यकीन मानिए ऊपर ऊपर कभी क्वेश्चन हिट नहीं होंगे। जिसको नहीं आता है ना, जो नहीं पढ़ा रहता है, उसको हमेशा कि क्वेश्चन बहुत आसान था। जो नहीं पढ़ा रहता है ना, वो निकल के पता है क्या बोलेगा, है मर्द इतना आसान क्वेश्चन तो ना निकली, क्या पढ़ो मर्द बेसिकली अरे जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको सारा क्वेश्चन क्या लगेगा, आसान। सर जो पढ़ता है उसको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन आसान था, कितना टफ था, क्या नहीं था। जो नहीं पढ़ा उसको सब लगेगा कि अगर 3 महीना पढ़ लिए रहते ना तो थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ, बोलेगा वो 3 महीना में पढ़ ले। तो आप उसको बोलना पढ़ला का है, हम मना किए थे तुमको सर उनके चक्कर में नहीं पढ़िएगा। क्वेश्चंस आसान और हार्ड कुछ नहीं होते हैं, बस याद रखिएगा आप सिलेबस पहले पढ़ के जाओ, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। सीधी सी बात है, सीधा सा सिस्टम है। आपको बोला गया इतना पढ़ के आने के लिए, आप पूरा इतना आराम से पढ़िए 1 साल 1.5 साल और आराम से पेपर दीजिए, बात खत्म है। इस पर इतना लॉजिक क्या लगाना है कि सर आधा शॉर्टकट इधर से कर लेंगे, शॉर्टकट उधर से कर लेंगे। तो यूपीएससी भी आपको शॉर्टकट मार के आप बनना चाहते थे आईएएस, बैठा देंगे घर पे, पान बेचिए कत्थक लगा के क्योंकि आप शॉर्टकट किया। तो सर बेसिकली सुनना ध्यान से, 2 बातें। डीपीएसपी मैंने क्या बोला अभी वापस समझिएगा। ओरिएंटेशन में लिखा है पॉजिटिव ऑन द स्टेट। सर स्टेट को कम से कम एक रास्ता तो दिखा रही है। अरे डीपीएससी रास्ता तो दिखा रही है। अगर नहीं कुछ पता चल रहा है तो डीपीएससी में कुछ लिखा हुआ है कि सरकार ये भी कर सकती है, ये कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है। एक आइडिया तो मिल गया, एक रास्ता तो मिल गया कि हाँ तुम नहीं कुछ मिल रहा है तो ये कर सकते। सुन पा रहे हो? तो इसलिए सर ये पॉजिटिव ऑन द स्टेट है। अब जरा आना उधर, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसमें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द पीपल। सर जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, बोला गया थिएटर में जाइए तो सर जन गण मन स्टार्ट करिए। मतलब थिएटर में आप जाओगे, अच्छा गरीब लोग थिएटर में कितने लोग हैं हाथ खड़े करना। अच्छा गरीब अमीर बोलते बुरा ही लगता है ना, तो लगे भी तो क्या,
पढ़ाना है आपको, पढ़ाएंगे। अच्छा थिएटर मतलब थिएटर इन द सेंस मतलब सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म देखने बताओ कितने लोग, हाथ खड़े करो। सब गया है भाई, ये सब अभी बता नहीं रहा है, सब गया होगा अपने अपने साथ। सुन पा रहे हो? नहीं जाते मतलब, अरे एक भी बार लाइफ में जो गया हो, लाइफ में एक भी बार गए हो ना, अकेले नहीं तो दुकेले। समझ में आ रहा है? सुनो इधर देखो, इधर सुनो सुनो सुनो, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, चिंता मत करो, अपन भी नहीं गए हैं अकेले। सुना बात को, इधर समझो मैं क्यों पूछ रहा हूं। जैसे थिएटर में एक नियम लगा दिए कि जब आप जाइएगा तो आपको पहले सर वहां पे राष्ट्रगान बजेगा, तो आपको उठना है और आप पे है, तो ये ड्यूटीज एक दिया गया। लेकिन सर याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बोला गया कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आपको बोला गया कि सर आप बड़े जो इतिहासकार हैं, बड़े फ्रीडम फाइटर, उनकी इज्जत करिए। उस पर बोला गया झंडे की आप इज्जत करिए, झंडे को आप इज्जत, ये सब बनाया गया। ये कंपल्सरी नहीं बोला गया कि तुमको करना ही है, लेकिन एक ड्यूटीज तो होना चाहिए ना सर। सर आप अगर कहीं जाते हैं, आप लाल किला घूमने गए, कहीं मॉन्यूमेंट वैशाली गए, सर आप थूक के आ गए, जहां मन वही थूक रहे थे। सर आप अपना छाप छोड़ के आ रहे। सर ये कितना गंदा है, इतना भद्दा लगता है, क्योंकि टूरिज्म प्रभावित होगा, और टूरिज्म प्रभावित होगा तो आपके देश के सर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। सुन पा रहे हो? आप कहीं जाते हो, कहीं फ्रेश मिलता है, कहीं साफ सुथरा जगह, कहीं घूमने का, आप पता है अरे वाह, उसको सर आप घूम के आओगे पूरा। क्यों सर? हर किसी को अच्छा लगता है साफ सफाई, सुंदरता, सब कुछ। तो आप सर अपना घर गंदा क्यों करते हैं? यही लोग जो यहाँ गंदा करते हैं, दिल्ली जाते हैं, कुछ नहीं गंदा करेंगे। और अपने घर के सर आप देखेंगे, हर सरकारी स्कूल के सर लाल पीले कोने में, आपको हर सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर में लाल ही लाल मिलेगा। तो भारत के लाल ने लाल ही लाल कर दिया। ये सब जो तरीका है सर, इतना भद्दा है। और आप जब किसी ऑफिस में जाओगे, खूब नीट एंड क्लीन रहेगा, तो आप बोलोगे गजब है यार। यही सरकारी और प्राइवेट में, कुछ समझ पा रहे हो? नहीं तो ब्लॉक में चले जाओ आप। बैंक भी छोड़ा नहीं है वैसे अभी, बैंक सरकारी वाला, सरकारी बैंक में आपको ना उधर मिलेगा लाल लाल, प्राइवेट बैंक में HDFC में जाओ, उठा के मारेगा, और जो तुम कियो साफ करवाएगा तुमसे, वहीं पे बाल्टी लेके रखता है वो लोग। सुना इधर बेसिकली, थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे थोड़ा नीचे आइएगा, बस आज ही भरे, थोड़ा मैं ले रहा हूँ टाइम, कल से तो बेटा हलाली करूंगा मैं। नीचे आना। तो पहला दिख रहा है आपको, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन दी पीपल। नीचे आइए, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव एम क्या है, करना क्या चाहता है, तो वहां लिखा हुआ है क्या करना चाहते हैं। इससे सिंपल नोट्स हो सकता है कि ईमानदारी से बोलना, थोड़ा बड़ाई कर दो, हाँ है ना? आना दादा। तो पहला है देखो इधर, फंडामेंटल राइट इज ए पॉलिटिकल राइट। सर ये देखो, आप प्लीज समझो, ये फंडामेंटल राइट इज ए व्हाट? पॉलिटिकल राइट। मैंने अभी बोला फंडामेंटल राइट से जेब नहीं भरते सर। देखो फंडामेंटल राइट में क्या मिल गया आपको? आपका अधिकार मिल गया वापस, लेकिन पेट भरा क्या? लेकिन DPSP में लिखा हुआ है कि सर किसी भी सरकार को, सुन रहे हो साहब? लास्ट बेंचर्स सुन रहे हो? सर DPSP में लिखा गया है कि सर आपको इंडस्ट्री ग्रो करना चाहिए, सर आपको पंचायत लेवल पे छोटे छोटे काम करने चाहिए। सर इंडस्ट्री जब डेवलप होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो किसी का जॉब मिलेगा, तो उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसका पेट भरेगा, है ना? तो सर फंडामेंटल राइट सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पेट भरता कौन है? DPSP। इससे सर निधि निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है, अरे समझ में? और DPSP सर आपका जेब भरेगा तभी देश का इकोनॉमी भी। इसीलिए पंचायत सिस्टम जो बनाएगा वो DPSP में लिखा हुआ था कि सरकार चाहे तो पंचायत लेवल गवर्नमेंट पे बना सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और पंचायत पे जब बनाना शुरू किया तो क्या हुआ? पैसा मिलने शुरू हुए, फंड मिलने शुरू हुए, तो डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो जॉब मिला, तो इकोनॉमी क्या हुआ? बेहतर। तो फंडामेंटल राइट से पेट भरेगा कि DPSP से? और इस सारा कुछ बता रहा हूँ ना, कनेक्शन बना के रखना, एग्जाम का एक क्वेश्चन हिट नहीं करेगा, आई कैन गारंटी यू। मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, UPSC का एक क्वेश्चन हिट जो है ना, कहीं से आप चाहोगे तो उसको बिल्कुल कर सकते हो घुमा फिरा के, बस एज इट इज खाली करते रहना। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो सिर्फ आपके रिवीजन की वजह से, और कुछ नहीं। बाकी वापस आना और राइट में जाना। फंडामेंटल ड्यूटीज दिख रहा है? उससे पहले थोड़ा देख लो, DPSP देख लो। तो DPSP में क्या लिखा हुआ है? सोशियो प्लस इकोनॉमिक मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री एटसेट्रा, एग्रीकल्चर, इससे पैसे आते हैं सर। लेकिन फंडामेंटल राइट से पैसे नहीं आते सर। अब आना राइट में थोड़ा, मोरल इन नेचर, सैद्धांतिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई आपको खुद अंदर से इज्जत आना चाहिए। सर लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि अब जाके मान लो लाल किला पे लाल ही लाल करके आ गए, गंदा कुरकुरे खा के फेंक दिए,
तो ये सब सर आपके अंदर ये सब दिखाता है सर आपकी जो सोसाइटी है, आप जहाँ हैं सर बड़े कंजर हैं आप। ये दिखाता है सर कि आपकी जो घर, याद रखिएगा आप बाहर जो भी हरकतें करते हैं लेकिन सीखते, फिलॉसफी का एक सिद्धांत है और साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले ट्रेनिंग तो आपके घर से ही शुरू होती है। इसीलिए सर जब आप बाहर कुछ करते हो तो लोग क्या बोलते हैं पता है, कर माइयो बाप वैसा ने हुई। अरे हाँ है ना सर बेसिकली आप बाहर अपना इज्जत लेके नहीं चल रहे हो, पूरे परिवार की इज्जत आपके दांव पे रखे हुआ सर। अगर आप अच्छा कर तो यही बोलेगा कि कितना अच्छा सर संस्कार दिया गया है मम्मी पापा ने, और सुन पा रहे हो इधर, और जब बुरा करते हो वही बस मिलता है। तो बेसिकली कहना ही चाहता हूँ आपको कि आपको खुद ही आना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए कि कहीं जा रहे हो आप गंदा करो ये करो, ये सब काम करना ठीक नहीं है। वैसे आप लोग रोड पे फेंकते हैं, कभी कभी देखिए गलतियां होती हैं लाइफ में, आप कर देते हैं। कचरा भी फेंकने का आजकल प्रॉब्लम है, यहीं से उठा के ऐसे फेंक दिए, अब वो किसके दरवाजे पे गया हमको नहीं पता। मतलब कूड़ा कचरा जहाँ था और सीधा कुछ लोग ऐसे स्टाइल से मतलब कुछ भी चल रहा है। देखो थोड़ा सा मैं मजा ले लेता हूँ, रुक जाओ, अभी 7 बजे 9 बजे तक की जगह बोर्डिंग हो गई ना। पटना में आपको बताता हूँ सर, लिटरली पटना में इतना बड़ा प्रॉब्लम एक है कचरा का सर। ज्यादातर बैचलर जो हैं, आपको ज्यादातर बैचलर वो रात में निकलते हैं कचरा फेंकने। सुनिएगा ध्यान से आप समझ सर क्या मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ कचरा फेंकना इतना बड़ा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो चुका। और ये सर कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन सर क्या कर रहा है, देखिए गेट खुला हुआ था, मैं बता रहा हूँ ये बहुत चीप हरकत है, लेकिन वो बैचलर 4-5 निकला हुआ था सर, एक आदमी का गेट खुला हुआ था, फेंक के भाग गया। उधर से अंदर से दौड़ के आ रहा है, ये चारों भाग रहे हैं सर। ये जो हरकतें हैं मतलब, ऊपर से ग्वाला है, जैसे आपको पटना में एक जगह है जो आपको पुनाई चक, ज्यादातर उधर रहते हैं बच्चे लोग जनरली, तो पुनाई चक में जगह है। पुनाई चक में क्या है, वहां पे ज्यादातर ऐसे ही सर कचरा मिल जाएगा आपको, इधर उधर मिल जाएगा। और बच्चे वैसे ही रात के 11 बजे, बोलो ना छत वाले, इसको पता है रात में 11-12 बजे खड़ा होकर सर, और कहाँ घुमा के कहाँ फेंकेगा। सुनो, और जहां गिरा वहां से गालियों की आवाज आएगी, डैश डैश डैश, इसकी ये और भी ये कान बंद कर लेगा। क्योंकि जहां पे मैं वहां पे ग्वाला था, ग्वाला, और काफी सारे वहां पे स्टेबल थे, तो गाय रखा हुआ था वहां पे, तो गोबर ऐसे ही होता रहता था, सब खींच के वहीं पे फेंक देता था। और वो इतना गाली देता था, बूढ़ा था वो, यहाँ कान बंद कर लेता था सब। लेकिन सर ये गलत है, समझ पा रहे हो, गलत बात है। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, एक तरीका है, सुनिएगा ध्यान से। एक तरीका है, आप आराम से कर सकते हो, और आप IAS बनने वाले ऑफिसर्स हैं तो आपको तरीके में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और याद रखिए, ये मत सोचना कि सर IAS बनेंगे तब गड्ढा तब ठीक करेंगे। अगर आपके घर के सामने 2 मिट्टी रख देने से अगर वो भर जा रहा है तो क्या दिक्कत है, आप भर दीजिए सर। यहीं से शुरुआत होती है और पॉजिटिविटी यहीं से आती है। आप बोलेगा हम क्या करें, जैसे आपके मोहल्ले के अंदर कचरा है, अगर मान लो आप चाहते हो कि सर थोड़े से एफर्ट अगर लगा दिया जाए तो ये गड्ढा भर जाएगा या ये बन जाएगा, तो आप कर दीजिए सर, क्योंकि आप IAS है, उसी वजह से आप यही चीज़ आपको IAS लेके बनाएगा। आप ये मत सोचो कि IAS बनेंगे तो हम करेंगे, नहीं सर, वही से शुरू होता है, समझ पा रहे हो दोस्त। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है तो एक ही काम कर सकते हो, आप जाओ बिहार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे एक बार ईमेल करो, रिप्लाई आता है, मैंने किया है अच्छे से। मैंने जैसे मोहल्ले के सामने उस सर बारिश में से खोन के छोड़ दिया था, वो पूरा बता था, मैंने रिप्लाई किया सर, वो आया और ऊपर का पूरा ब्रेकर भी बना दिया वो। तो आप सर एक बार करो उसको, कोई तकलीफ नहीं है, आप कोशिश करिए, यही चीज आपको आगे बढ़ाएगा सर, नहीं तो ऑफिसर ऐसे नहीं होता। ठीक है, आगे आना, बुला दिए, थोड़ा नीचे आना। अब एक चीज दिखा है आपको, इनफोर्सेबल दिख रहा है। पॉइंट 4, इनफोर्सेबल मतलब होता है कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कोई कानून बना सकते हैं, क्या हम कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते। समझ पा रहे मेरी बात सर। वहां पे एक ऐसे मिलेगा मस्त चीज आपको, देख लो इधर फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ होगा, इधर सभी लोग पहले मेरी तरफ देख लो, नोट्स में तो है ही बहुत अच्छे से, LEJ लिखा हुआ है, LEJ सब पे लिखा होगा, यस लिखा हुआ है क्या, या सर इसी को बीच में यस लिख दिया और ये फंडामेंटल राइट्स हटा दिया। इसका मीनिंग पहले समझ लो मेरी तरफ प्लीज। अच्छा वाकई बताना दिल से, सब समझ आ रहा है? पहली बात वापस समझिएगा, मतलब अगर लेजिस्लेटिव चाहे कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे कोई कानून बना दे तो बना सकती है, सिर्फ ओनली।
लेकिन क्या प्रियम्बल के बेसिस पे सिर्फ बना सकता है? नहीं। लेकिन सर सिर्फ फंडामेंटल एक्ट के बेसिस पर लेजिस्लेटिव क्या करेगा? बना देगा। इधर एग्जीक्यूटिव भी कोई लॉ बना सकता है, किसके बेसिस पे? सिर्फ, मैं बार बार सिर्फ और ओनली बोल रहा हूं, ओनली फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन सिर्फ ले सकता है फंडामेंटल। और सर 32 और 226 किस लिए है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर फंडामेंटल राइट ही क्या है? जिसके बेसिस पे सिर्फ कुछ भी किया जा सकता है। और क्यों बोला? अगर इसके बेसिस पे कुछ नहीं किया जा सकता तो फंडामेंटल राइट ही क्यों होता है? क्या समझ में आ रहा है? आपको अभी बताऊंगा सर, यूपीएससी का क्वेश्चन 2018 में पूछा था, वहां नीचे मैं नोट्स में लिखा हूं सर। वो इतना ऐसे इधर ऐसा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड्स सिंपल नहीं है, लेकिन जिसको गहराई नहीं वो कभी बना ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। इधर 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 क्या फंडामेंटल राइट का लेजिस्लेटिव कानून बना सकता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बना सकते हैं, LEJ, याद है? ठीक। अब आइए जरा डीपीएसपी पे, और डीपीएसपी पे आइए तो वहां देखिए लिखा होगा यस, लिखा होगा L और E में मिला हुआ है, और सर नीचे है J पे लिखा होगा नॉट ओनली। दिख पा रहे हैं? दिख पा रहे हैं? इधर 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 मेरी तरफ देखना सभी लोग प्लीज। यही से क्वेश्चन कन्वर्ट होता है, यहीं से। मैंने बोला है कि एक टेबल सिर्फ, देखो कहने के लिए एक सिर्फ टेबल है ये, लेकिन इसमें सर सारा कुछ है, इसीलिए समझना, चिपका लीजिएगा। ये वाला आपका होमवर्क है, मैं पहले बोल देता, मैं भूल जाऊंगा बाद में, फिर समझिएगा वापस। पहला क्या है? डीपीएसपी, ये मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में कोई भी आदमी बना सकता है किसी पे, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलता हूं और समझिएगा। अब मैं इसको एस कर रहा हूं डीपीएसपी के लिए। किसके लिए? सर कोई भी गवर्नमेंट कानून बना सकती है, सिर्फ डीपीएसपी पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बोला पंचायत बना है, वो सिर्फ कहां लिखा हुआ है? डीपीएसपी में। कहां लिखा हुआ है? तो लेजिस्लेटिव बना सकती है, एग्जीक्यूटिव भी बना सकती है, लेकिन सर जजमेंट भी सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जजमेंट कभी भी डीपीएसपी के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता है। मतलब सर सरकार ने कानून बना दिया पंचायत, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा हुआ था, तो सिर्फ डीपीएसपी में ही था, बना लिया कानून कि पंचायत रहेगा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा। एग्जीक्यूटिव ने बेसिस पे भी अपने बना दिया, लेकिन सर जुडिशियरी अगर जब बोले, सुनना, कि क्या जुडिशियरी किसी का फैसला सुना सकती है सिर्फ किसके बेसिस पे? तो सर नहीं। समझ पा रहे मेरी बात? और क्या आप किसी भी गवर्नमेंट को डीपीएसपी के वायलेट होने पे लेके जा सकते हो कोर्ट? नहीं सर, सिर्फ डीपीएसपी के वायलेशन पे लेकर नहीं जा सकते। समझ पा रहे मेरी बात? वापस ड्यूटीज में जाओ, जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज में। क्या लिखा हुआ है? सर वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वहां पे आपको क्या बोला? वो ड्यूटी है। ड्यूटी कभी भी सर करवाया नहीं जाता है, आपको अंदर से आना चाहिए कि आईएएस बनना है, आपको करवाया नहीं जाएगा। वो सर आपकी ड्यूटीज है, आपको बनना है कि मैं लाइफ की बेस्ट चीजों को अचीव करना चाहता हूं, तो आपको खुद से फील होना चाहिए कि 5:30 में उठना हो तो उठेंगे, कितना भी दूर से आना हो तो आएंगे, है ना? आ रहा समझ में? आगे अब जरा नेक्स्ट, अब उसके बाद अरे टेंशन ना लो, सब चलता है। सर 3 चीज बोला देख लो, बुरा मत मानो, आपको नहीं बोला हूं, सबको बोला हूं। सर सबसे पहला जो समझने वाली बात क्या है, देखिए पहले समझिए, इनफोर्सेबल जब वर्ड यूज करूं, मैंने वर्ड वहां भी यूज किया था प्रियम्बल में। एक बोला था इनफोर्सेबल, एक बोला था जस्टिसिएबल। बोला था इनफोर्सेबल मतलब उसके बेसिस पे आप कानून लगा सकते हो, एक है कि इसके बेसिस पे आप उसको लेके जा सकते हो और कोर्ट उस पर सजा सुना सकती है नहीं। तो मैंने बोला था कि प्रियम्बल प्लस एक्स होगा तो आप उसको सर सजा सुना सकते हो, प्रियम्बल प्लस कुछ और होगा आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो, लेकिन सर सिर्फ प्रियम्बल होगा, उसके बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जरा एक स्टेप थोड़ा नीचे आओ, इधर अभी क्वेश्चन जरा सबसे नीचे आओ, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन वहां लिखा हुआ नोट्स पे देखो जरा। क्वेश्चन पूछा है कि डीपीएसपी कैन बी इनफोर्स थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। क्वेश्चन पूछा था कि क्या डीपीएसपी, सुनना इधर इधर मेरी तरफ देखो, इनफोर्स किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा? तो सर LEJ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो सर डीपीएसपी ने क्या बोला? डीपीएसपी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो E उसी में यस था कि नहीं था? लेकिन अगर जुडिशियरी पूछता तो क्या होता? नो। तो सर सिर्फ उस एक टेबल से ना आप एक क्वेश्चंस भी मिस करके नहीं आओगे। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली अब यहां तक
दिमाग में आप रखिएगा और राइट में आ जाइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ऑलरेडी पता है कि सर काहे का फंडामेंटल ड्यूटीज में, बस आपको मन से करना है सर, करवाया थोड़ी ना जाता। चाहिए जरा, उसके बाद आइए जस्टिसिएबल दिख रहा है। तो सर अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है उसके बेसिस पे कानून बनाया जा सकता है, उसी तरीके से सर उसके बेसिस पे जजमेंट सुनाया जाएगा। तो ओनली भी रहे तब भी होगा, ओनली प्लस 6 रहे तब कौन रोकेगा। अरे ओनली प्लस कुछ और भी आएगा, मतलब फंडामेंटल राइट भी वायलेट हुआ और आपको सर ऊपर से थप्पड़ मार दिया, गाली भी दे दिया, सब कर दिया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सर ओनली प्लस प्रीएम्बल आ गया तब भी वहां पे तो हो ही जाएगा, क्या बच्चा फिर। आइएगा डीपीएसपी में ओनली नो, मतलब जजमेंट सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे हो सकता है क्या? नहीं सर, लेकिन ओनली प्लस एक्स हो तो बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? जोर से बोलना, यस और नो? हाँ ना, इधर राइट में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली, आपको पता है नो, ओनली प्लस एक्स, यस, बात खत्म। तो सर अभी रुकना, ये टेबल कहने के लिए उतना ही है, लेकिन टेबल में दम नहीं है क्या? अब वापस चीजों को समझना सर, बारीकी से, आराम से, ध्यान से समझना। जो मैं टेबल को एक बार आपको दिमाग में पिक्चर बना देता हूं, उधर रटना मत, मेरी तरफ देखना, इधर पिक्चर क्लियर रखना और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अलर्ट हो? अब सर एक टेबल आपके पास है, मैंने बोला 3 चीज एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं, क्या क्या? राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। सर ये तीनों पढ़ने का यही फायदा है कि देखो कनेक्शन कितना जबरदस्त बनेगा। अगर मैं इसी तीनों को अलग अलग पढ़ाता तो हर बार वो हेडेक होता, फंडामेंटल राइट्स अलग, डीपीएसपी फिर अलग, फिर उसको अलग। समझ पा रहे हो? अब मैंने पहला बोला सोर्स, कहां से लाया गया, तो फंडामेंटल्स कहां से? डीपीएसपी और वो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर। यहां तक क्लियर? दूसरा, उधर नोट्स में मत देखना, मैं बस उसको फील करना, नोट्स मत देखना, मैं बोलते जाता हूं, दिमाग में देखना पिक्चर बन रहा है कि नहीं। तो पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया ओरिएंटेशन, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव है पीपल पे और नेगेटिव है स्टेट पे। डीपीएसपी पॉजिटिव ऑन स्टेट और फंडामेंटल ड्यूटीज पॉजिटिव ऑन पीपल। ये समझ में आ रहा है? अब जरा नीचे आओ, उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद क्या पढ़े? क्या पढ़े? इन्फोर्सेबल क्या ऑब्जेक्टिव? तो सर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या इसका है, क्यों कर रहे हैं? तो सर फंडामेंटल राइट्स क्यों कर रहे हैं आपको पता है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूल अधिकार आपके पास होना चाहिए, और अगर वायलेट होता है तो उसके लिए आपके पास 32 और 226 है। इंसान के पास एक अधिकार तो होना ही चाहिए ना। डीपीएससी से सर जेब में पैसे आते हैं, ये आपको बोला, लेकिन फंडामेंटल राइट से पैसे नहीं आते सर, वो बस आपको दे देता है कि ठीक है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो तो आपको पता है सर, वो मोरल इन नेचर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो सोशियो प्लस इकोनॉमिक बोलूं तो कौन चीज देता है? डीपीएसपी, सोशियो प्लस इकोनॉमिक, यहाँ तक ठीक है सर। अब उसके बाद इनफोर्सेबल पे आते हैं, याद रखना यस में LEJ कौन होगा? फंडामेंटल राइट्स, यस LE, नो J डीपीएसपी, एंड देन नो फंडामेंटल ड्यूटीज। याद ठीक। सिमिलरली जस्टिसिबल पे कोई कानून बनाना है या जजमेंट देना है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे है या ना होगा। ओनली प्लस एक्स पॉसिबल, लेकिन सर डीपीएसपी ओनली नो, ओनली प्लस एक्स यस, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली नो, ओनली प्लस एक्स पॉसिबल। सीधा रखना, ओनली प्लस एक्स जब लग जाए तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ओनली पे आप कहां जा सकते, कहां से, यहां तक क्लियर है? पक्का? तो सर अभी तक जो पढ़ा हूं और आपको पढ़ाया हूं वापस समझिएगा। तो पहले क्या बोला हूं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स बोला हूं। फंडामेंटल राइट्स बोला हूं 3 तरीके का। एक वो फंडामेंटल राइट्स उसको बोलेंगे जो संविधान में है और पार्ट 3 में है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। और एक है लॉ, कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे बाद में ट्रिपल तलाक आ गया। तो सर ये 3 तरीके के राइट्स आपके पास हैं। यहां तक क्लियर? उसके बाद आगे आए तो आपको मैंने 3 गन बताया। पहला बताया 32, दूसरा 226। 32 में कहां जाओगे? और 226 में हाई कोर्ट। और एक बोला था 13 क्लॉज 2, उसका मीनिंग होता है कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। यहां तक क्लियर है? पक्का? सर ये 4 बार 5 बार रिपीट करवाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, लॉजिक है। हो गया? यही तक रहने दो। अब जीवन के आनंद लेने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आइए। आ गए? तो जितने लोग भी फंडामेंटल राइट्स पहले पढ़े थे वो तो सब लगभग पढ़ ही के आए थे, ठीक है? बट चिंता मत करना गुरु, ठीक है?
आई एम हियर वाई यू फियर, ऐसा तो बहुत गंदा और भद्दा जोक था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो शुरू होने वाले अपने मेन काम से, जीवन के गजब के आनंद आने वाले। क्यों? क्योंकि सर आईआर पढ़ा दिया हूं आपको, वर्ल्ड मैपिंग में क्लियर है। अब सर डांटने और कोसने का पूरा मेरे पास भरपूर सर संसाधन मिल गया अब हमको। अरे समझ, हाँ अब फंडामेंटल एड्स अपने को मिल गया है। जहाँ अरे रिक्वेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, इतिहास रचने के लिए कनेक्ट होकर इतना पढ़ाया हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। फिर पैसे क्या मैंने के लिए क्या सब दे चुके हो? बोलते जाओ, कुछ नहीं दिए दे दे मैं। सर सुनो ध्यान से, कहना ये है ना, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आज से 1 साल बाद मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो देखना चाहता हूँ, वो सिंपल है कि सर उस पूरे कंपाउंड में जहाँ भी है पूरा भीड़ ही भीड़ लगा हुआ है सर। इतना रिजल्ट दे के और आराम से मीडिया वाला का गाड़ी ना समाएगा नहीं, भांग में खड़ा करवाएंगे सर। लेकिन सर आप बिल्कुल वहाँ पे सर जंगल में खड़ा करा के लोग लेंगे इंटरव्यू और आराम से उसमें भी नॉर्मल रहना है सर। क्योंकि सर जब तक आप आईएएस बनते हो नहीं बनते हो, दिमाग में एक ही बात रखना, जितना शांति से काम, बस बोले नौकर है अपन, नौकर बने हैं, लेकिन वैसा नौकर जिस नौकर की वजह से कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो शांति रखिएगा क्योंकि वही आपको काम देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? उछलना नहीं है सर, 1 लाख आ जाए मुरट्ठा बांध के घूमना नहीं है, ये सर बहुत लोकल लोग है। पेशेंस रखना, अभी और दूर हैं और दूर हैं और आगे जाना है, रुकना मत कभी लाइफ में। इसलिए आपके हिसाब से ट्रेनिंग देता हूँ कि आईएएस बनेंगे जब वापस कहीं मिलेंगे तो याद रखिएगा, ये बात लगेगा सर, बट यकीन मानिएगा जब मिलेंगे तो सर वो कारवां निकलेगा, एक नहीं। और फायदा टीचिंग का क्या है? ए पर्सन कैन मेक अ सिंगल आईएएस, अगर खुद से मैं पढ़ूँ तो, बट अगर कोई पढ़ाता है तो 40, 50 और 1000 आईएएस बना सकता है। यही फर्क है किंग में और किंग मेकर में। समझ में आ रहा है मेरी बात? बाकी सर जहां मिलेंगे ना एकदम उस हिसाब से चलेंगे कि करप्शन का रेट खत्म हो। अकेले चाना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप 21-22 साल में आईएएस बनोगे, इसमें से बनेंगे, आप लिख के ले लो। इसमें से कितने को इतिहास रचने वाला कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाएंगे सर। जो 11th में अभी कर रहा है सर, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। जो आपको मैं दे रहा हूँ उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो खुद नहीं रोक पाएगा अपने आप को। और कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे तो उस समय एक ही बात दिमाग में रखना सर, आईएएस बनने के बाद लोग ना मतलब थोड़े से हो जाते हैं। एक आईएएस हैं, आप कहीं मनोज नाम जानते होंगे, डीआईजी जो हैं, ये बड़ा यूट्यूब पे पॉपुलर है। 12th फेल बना डीआईजी, ये बना है। तो ऐसा बहुत पहले के हैं सर जी। तो सर अलग बात है, तो पैसा मांग रहे थे, माँ घूस नहीं सर। उन बोले कि मेरी बहन की शादी है तो पैसा नहीं, तो विकास सर से, तो विकास देवी सर के पास फ़ोन किए। अब उनके पास बोले कि सर 50,000 की ज़रूरत है, हम 5-5 हज़ार करके आपको चुकाएंगे। तो आईएएस सर पहले बोला हूँ, पैसे कमाने हैं तो आईएएस नहीं बनिएगा। समझ पा रहे हैं? पैसे अगर बहुत ज़्यादा हैं तभी आप आईएएस नहीं बनिएगा। आईएएस सिर्फ एक ही बात में बोलिएगा, सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए और अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए कि बस हमको कुछ करना है यार। क्योंकि हम जो चाहते हैं मेरी तकदीर कुछ हो जाए, और हमें याद रखना है जीवन में कुछ लिख जाओ ऐसा कि सब पढ़े, या कुछ कर जाओ ऐसा कि कुछ इतिहास लिखा जाए। समझ पा रहे हो? अरे यार हेलो, हाँ बोलिए। मैं थोड़ी देर, हाँ वो लेके आइएगा आप, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। आई डोंट लाइक एनी कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज थोड़ा सुनिएगा। ये टेबल हो गया पहले। अब यहाँ से चूंकि मुझे एक रिदम अलग बढ़ना है थोड़ा, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहा हूँ। बाकी यकीन मानिएगा अपने लिए आईएएस नहीं बनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पूरे शौक से बोल रहा हूँ, मेरे लिए बन लेना, मैं सच्ची बता दे रहा हूँ। बनना, और कभी कभी गार्जियन लोग के लिए बनना, अपने लिए बनना। कभी यही बोलते हैं लोग अपने लिए बनो, अपने, अरे कुछ नहीं, जो एक रीजन मिले एक ही रीजन को पकड़ के बन जाओ। एक लड़की जिसकी शादी हुई गई, उसके ससुर का सपना था कि मेरी बहू आईएएस हो, तैयारी की, लास्ट टाइम था 32-33 एज था, वही मिला था, बस अपना एक SC/ST में थी, निकाल गई, बन गई उसके सपने के लिए आईआरएस बन गई हो। क्या हो गया? कभी कभी अपने वजह से दूसरे की वजह से खुशी मिले, उसी की वजह से बन जाओ, क्या तकलीफ है? अरे समझ में, बस शिद्दत से करना। सुन पा रहे हो? और ब्यूटी यही है सर आईएएस का कि गजब का आपको देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। चैलेंज थोड़ा लो, कंफर्ट जोन में सब चले जाओगे, तुमको आराम ही मिलता है। आधा से ज्यादा बिहार के लोग तो कंफर्ट जोन में है। अब आपको मैं बोल दे रहा हूँ, कंफर्ट जोन में चला गया हो। और पता उसकी नींद कब खुलती है? जब उसका घर खत्म होने वाला होगा, जब बीबी परेशान कर रही है, कुकरा सिटी बंद करते करते परेशान हो गया, तब कहेगा अब हम आईएएस की तैयारी करेंगे। सर इतना गलत बात है ना। कंफर्ट जोन में वो अपने जॉब आया सोया खाया, जॉब आया सोया खाया, टीवी देखा, जॉब आया, यही लाइफ ही चल रहा है यही। और सर ये लाइफ खींचता है, ये
काटना नहीं है सर जिंदगी। आईएएस का बस मजा क्यों नहीं बोर होता आईएएस में? इतना ज्यादा काम है, अलग अलग काम है, आपको मन नहीं लग रहा है, गाड़ी उठाओ, ड्राइवर को बोलो चले जाओ किसी गांव में, जाके बच्चों को पढ़ा दो, जाके किसी का मदद कर दो। ये आईएएस में ही हो सकता है, इसलिए लोग बोर आईएएस में नहीं होते। आईएएस में काम का प्रेशर ज्यादा होता है। देखो इंसान कब बोर हो जाता है? जब एक ही काम बार बार करे। अरे है ना, साइकोलॉजी है और कुछ नहीं। डेली गया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, यही चल रहा है। आईएएस में क्यों लोग बोर नहीं होते? पहली बात, आराम से सबको मन किया, आप कहीं गांव में गए, आप एक बार गांव में जब एक बार डीएम की गाड़ी आती है ना, तो लोग पता नहीं अजब, मतलब अजब किस्म का ये है कि लोग पहचान लेते हैं कि गाड़ी किसी न किसी आईएएस ऑफिसर्स का है। वो चाहे अनपढ़ हो तब भी उसको पता नहीं कैसे चल जाता है। कुछ लोग एम्बेसडर से पहचान जाते हैं कि एम्बेसडर उनका सिंबल होता है, लेकिन आजकल तो एम्बेसडर ज्यादा लोग नहीं रखते, आजकल तो फॉर्च्यूनर भी रख रहे हैं लोग। अब सर यहाँ पे अलग अलग चल रहा है, लेकिन सर उनका ऐसा रुतबा होता है कि आपको देख के ना एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई बड़ा ऑफिसर बाबू बारा नहीं। अगर पढ़ाऊंगा साहित्य में मैला आंचल आगलन ऑफिसर बाबू, तो सर वो जो है ना फीलिंग आ जाता है। आप पढ़ा दो वहां पे जाके। परीक्षा एक आया था, परीक्षा देखे थे, प्रकाश झा का एक आया था, मतलब मूवीज टाइप का आया था परीक्षा। तो उसमें से वो आईपीएस थे, वो तो गरीब बच्चों को पढ़े नहीं दिया जा रहा था, तो ये जाके झुकी झोपड़ी में पढ़ा रहे थे ये। तो सब राजनीति लोग को क्या लगा, अच्छा ये अपना कोचिंग वोचिंग लग रहा है, यहाँ चला रहा है। लेकिन वो रात में जाके 1:30 2 बजे पढ़ाते थे, बच्चे उनके लिए इंतजार करते थे, और सब जाके झुकी झोपड़ी में पढ़ाए और टॉप किया, मतलब नॉर्मली। तो ये सर आईपीएस ही कर सकता है। तो ये सर आपको अंदर से आना चाहिए कि मदद कर। अच्छा ही लग रहा है क्या? नहीं तो सर वही बात है, रेलवे का घंटी बजाइए और जीवन के गुण गाइए। बाकी सर कोई तकलीफ नहीं है हमको रेलवे वालों से, गोली मत मारना सर। आ गया ना सर? नेक्स्ट, अब एक बात, ये थोड़ा सा पेज नंबर यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अब आईआर का कनेक्शन आने वाला है यहाँ से। आपको याद रखिए, भारत आजाद हुआ, सुन लो इधर, भारत कब? 1950। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था और एडॉप्ट? 26 नवंबर 1949। 50 नहीं, कौन बोल रहा है 50? 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट हुआ था, अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सुनना, जवाहरलाल नेहरू के टक्कर में कोई नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय के एक बड़े ग्रेट लीडर थे वो, समझ रहे? तो नहीं बोलते नहीं कि गांव में कोई उनके टक्कर में नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का सर एक बड़ा मजेदार काम था, बताता हूँ आपको। सरकार ना अभी जस्ट आज़ाद हुई थी, हैप्पी बर्थडे मन रहा था, सब उधर चल रहे थे, कोई उधर कोने में कोई उधर कोने में, चल रहा है पूरा, आज़ादी मिली आज़ादी मिली। सर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से देखो शुरू होना। आज़ादी होने के बाद पहले गरीबी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हो गया, सडनली मिला सरकार के पास कुछ था भी नहीं, सीधा आ गया गरीबी मुंह पे एकदम। अच्छा, गरीबी तो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि जवाहरलाल नेहरू जैसा चाहते थे सारा कुछ वैसा ही हो रहा था, क्योंकि उनके सामने उस समय टक्कर में कोई लीडर नहीं था सर। गजब किस्म का उनका सर था, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो उस समय उनका सर जो बात होता था एक लीडरशिप क्वालिटी की तरह, तो उनकी बात ही चलती थी, उनके टक्कर में ज्यादा कोई था नहीं। अब जवाहरलाल नेहरू का सर एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे आजाद हुए, उन्होंने, याद रखो, 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हो चुका, इनैक्ट हो गया। और पता है सर कमाल की बात देखो, 1951 कौन, अब पार्टी उटी करके बोर हो चुके हैं सब, जितना पीना था जितना खाना था खा चुके हैं। अब 1951 आ गया, काम करने का वक्त आ गया है। अब 1951 में जवाहरलाल नेहरू बोले, यार ये जमीन का सिस्टम बड़ा टेंशन दे रहा है, क्योंकि जमींदार लोग धड़ के बैठे हैं, सब हड़प के बैठे हैं, गरीब के पास जमीन नहीं। सर अभी बोला था लैंड रिफॉर्म, कौन सा शेड्यूल? 9 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सुनना, अभी वापस परेशान मत होना जिनको नहीं पता है, हम हैं अभी, रुकना। तो लैंड रिफॉर्म्स, तो सोचे क्या, सुनो, कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सर भूमि सुधार हो और गरीब तक भी क्या हुआ, जमीन उनको मिले। क्योंकि पहले पता है सर क्या होता था, जबरदस्ती गलत तरीके से अंगूठा लगवा के सर गुलाम, उसका बेटा गुलाम, पोता गुलाम, सर पीढ़ी के पीढ़ी गुलाम होते थे, और बेवजह का सर, समझ पा रहे हो? यही तो पहले के मूवीज में होता था। और सर सुनना वापस एक बात, और पहले होता था ना वो ठाकुर की हवेली, अब हाँ अमरीश पुरी, वो बहुत सारे अमरीश पुरी, राज बब्बर, ये लोग वैसे ही रोज करते थे, ठीक है ना। ये खैर छोड़ो, उनसे मतलब क्या है, मतलब तो हमारे उससे है। सुन पा रहे हो? ये सुनना, क्योंकि यहाँ से अब पूरा चल जाएगा रिदम। इधर अब आप मुझे बताना, 1951 में
संशोधन हो रहा है, पहला संवैधानिक संशोधन। अब मैं जहां जहां लिखूंगा CA तो समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब उसमें संशोधन हुआ है। इधर इधर इस संशोधन से पहले इनैक्ट कब हुआ? 1950। अब 1950 में अगर इनैक्ट हुआ है तो समझना, सबसे फर्स्ट उसमें बोला गया राइट टू प्रॉपर्टी वो आपका फंडामेंटल राइट है। सुनना पहले प्लीज, सुनना। जितना आप लोग जानते हैं अच्छी बात है, और मैं पहले बोल चुका हूं जितना आप जानते हैं अपने पास रखिएगा प्लीज, उसको अभी यूटिलाइज मत करिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद मैं ये भी बोलूंगा कि उसके बाद भी नहीं करना, जो मैं पढ़ाऊं वही यूटिलाइज करना, नहीं तो बैकफायर करेगा वो। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट। और सर ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 आपको देता है, मतलब आर्टिकल 31 के तहत आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब आपका जो भूमि है वो आपका अधिकार है। वो आपका अधिकार कौन सा? फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है सर। और सारा गेम तो फंडामेंटल राइट का ही है। अब सर इधर इधर एक और बताया था भाई, आर्टिकल 368 तो क्या बोला था कि उसके बाद पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। तो पहला संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ? और देखो क्या बोला जा रहा है, बोला ही जा रहा है सर 13 क्लॉज में क्या बोला था? नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अरे बोला ना कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, और राइट टू प्रॉपर्टी तो खुद एक क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो उसको तो वायलेट कोई नहीं कर सकता। सही है। देखो मैंने बोला जवाहरलाल नेहरू का पूरा प्रकोप है, अभी जवाहरलाल नेहरू का सब एकदम हाईएस्ट पीक पे है। अब जवाहरलाल नेहरू देखो क्या बोला, करो आज से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है ये नहीं है। सुना ध्यान से, आज से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सुन पा रहे हो मेरी बात? संशोधन किया गया 31A 31B, और मैंने बोला था जब जब कैपिटल लेटर हो तो समझ जाना अमेंडमेंट हुआ है ना? अब सर एक बार बस उस नोट्स पर देखना, बाकी नोट्स पर भी देखने की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। पहले देखो वहां पे राइट टू लिखा हुआ है, तो सर ये अर्लियर इट वाज फंडामेंटल राइट, मैंने वो भी लिख दिया है। इतना सर इतना लेवल पे जाके लिखा हूं मैं कि पहले क्या था वो फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कितना था? 31। इधर देखो एक लिखा है वेपन, हथियार क्या है, तो वेपन क्या है उसमें? नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। दिख पा रहा है? तो नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, ये हथियार। अब सर गन उधर देखो, बैटल ग्राउंड क्या है? लैंड ऑनर्स स्टार्टेड चैलेंजिंग। अब सर जो वही जमींदार लोग इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हमारा जमीन ले लिया जाएगा? वो तो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ऐसे कैसे ले लो तुम? तो सर चैलेंज करना। लेकिन जरा नीचे 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 लीगैलिटी ऑफ दिस लॉज एक्ट। अब सुनो इधर, अगर इधर इधर मेरी तरफ देखो, अब अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो 32 और 226 बंदूक है आपके पास, चलाइए आप। अब सर कमाल की बात है कि ये केस इधर गया, जरा उसके नीचे एक और देखना, एक और राइट टू इक्वालिटी दिखेगा। और इसके बारे में परेशान मत होना कि 14 आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी है, इसको सब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं मजे से। 14 से पूरा 1 से लेकर पूरा फंडामेंटल राइट्स के एक बारीकी से बताऊंगा आपको, एकदम जीव, मतलब कभी दिक्कत ही नहीं होगा, और आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी वकील की भी जरूरत आपको होगी तो आप पहले से रेडी रहोगे कि वकील अच्छा है बुरा है, आप 1 मिनट में जज कर लोगे, गारंटी। इसीलिए सर ये पढ़ाई और नॉलेज का फायदा है, नहीं तो लूटते रहो। तो 14 आपको अधिकार क्या दिया? राइट टू इक्वालिटी का। 31 क्या दिया? राइट टू प्रॉपर्टी का। अरे बोलो तो भाई। और नीचे राइट टू एक्सप्रेशन 19, मतलब बोलने का अधिकार, जहां मैंने वहां बकते रहिए। तो एक्सप्रेशन का अधिकार आपको दिया गया है ना। ये 3 अधिकार है। इन तीनों अधिकार में जो पहला है राइट टू प्रॉपर्टी में, उसमें मैंने लिखा है 13 क्लॉज 2, दिख रहा है? मतलब कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? 32,226, और उसमें भी क्या है? 32,226। मतलब आप जा सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सुनना, उसके जस्ट नीचे आना, नेहरू यूजेज। देखो नेहरू यूजेज आर्टिकल 368 बिकॉज
पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं बोला था ना, बार बार इस्तेमाल हो, इसलिए पहले बेसिक आपको बता दिया था। आर्टिकल 368 यूज किया ताकि पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है। जरा नीचे आओ। पहला आर्टिकल 31A में क्या बोला गया? नो फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटिंग व्हेन वी अक्वायर लैंड। क्या बोला गया कि सर आपका प्रॉपर्टी का अधिकार आपको 31 आर्टिकल देता है, ठीक है, लेकिन क्या बोला गया अमेंडमेंट करके कि अगर हम किसी का जमीन लेते हैं उससे किसी का अधिकार नहीं खत्म हो रहा है। मतलब उन्होंने कानूनी ऐसा बना दिया कि फंडामेंटल राइट्स ही हटा रहा है। मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो नहीं? छोड़ दूं क्या? तो सर सुनना तो करेगा, पूछ लेते थोड़ा खुश करने के लिए। तो 31A जो है क्या है सर? 31A है मतलब सर बोला गया कि कोई भी अगर जमीन हम एक्वायर किसी का करते हैं उसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? 31B जरा देखो क्या 31B। शेड्यूल 9 इज इंट्रोड्यूस्ड। सुना ध्यान से इधर। शेड्यूल 9 में क्या था? लैंड रिफॉर्म्स। क्या था सर? एक एक चीज कनेक्टेड है इसीलिए इतना बोल रहा हूं, वापस समझना। आपको क्या लगता है इतना डिटेलिंग में जाने का कारण क्या है? कारण एक ही है सर, मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ो उसी तरह जैसे आईसीयू में भर्ती हो और आपका हार्ट बीट एक एक उसी तरह मेजर होना चाहिए जैसे आप वहां पे मेजर होती है। मतलब एक एक क्वेश्चन को सर तैयार करके जाना है। सुन पा रहे मेरी बात? तभी होगा, नहीं तो सर इतना ही आसान रहता तो समझ लो। वापस 31A में बोला गया, इधर इधर देखो, इधर इधर। आज से दिल तेरा हो गया? नहीं सर, आज से जमीन सरकार का हो गया। क्यों? और सरकार का जमीन अगर हो गया तो किसी राइट वायलेट नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई लॉ फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं तो कोई 32 और 226 के अकॉर्डिंग जाएगा कहां? क्योंकि सर वो तो 32 और 226 तभी जाएगा ना जब उसका फंडामेंटल राइट। यहां तो बोल दिया कि प्रॉपर्टी का अधिकार हो, ये नहीं है, कहां जाओगे तो? लेकिन सर इतना जल्दी तो नहीं हो जाएगा। और सुनो मैंने क्या बोला, आजाद हुए हैं हम, टसन है जवाहरलाल नेहरू का, तो उनके खिलाफ अभी कोई वैसा अभी उतना बड़ा लीडर अभी सामने है नहीं, तो अभी मर्जी तो चलेगी ना, है ना? अब सर दो वजह है, सुनना। भारत एक सोशलिज्म है कि कैपिटलिज्म? मतलब ये आपको बोला था पहले, जब पूछा जाए कि सोशलिज्म है तो बोला यस हम सोशलिस्ट हैं, बट द वे वी आर सोशलिस्ट इज चेंज अभी पर। लेकिन आप मैंने वहां पे कितना अच्छे से बोला भी था यार। मैंने बोला ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम सोशलिस्ट हैं तो आपको बोलना यस हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन जिस तरीके से हम पहले सोशलिस्ट थे उस तरह से आज नहीं है। लेकिन भैया हम सोशलिस्ट हैं यार, इसमें तो कर दो, तो लिख देना कैपिटलिज्म। इंटरव्यू वाला उसके बाद आपको घुमा के ले आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? सुन पा रहे हो? चलो सुन रहा है ना तू? आगे बढ़ना। पानी है किसी के पास? नहीं है? किसी के पास नहीं है? अरे कहा गया है पानी देने से पुण्य होता है। ठीक है, ले लीजिए। वापस इधर देखिएगा जरा, इसीलिए बोलता हूं वहां आओ, सब व्यवस्था है। यहाँ पे आओगे तो पहले अगर हमारा बस चलता तो समझ रहे हो, मतलब आ गया ना वापस। जहां हो ठीक हो, बाकी दीवार तोड़वा के आरो लगवाएंगे इसमें। हाँ मतलब लगवाएंगे आरो, दीवार तोड़वा के लगाएंगे। इधर इधर देखना है, सब देख रहा है, कहाँ लगवाइएगा सर? इसमें तो बोर्ड, इधर इधर देखना, इधर अरे आरो लगवा लेंगे, नल कहाँ से लाएंगे? इधर इधर प्लीज आना, थोड़ा सा ना आप कनेक्ट रहना। 31A में क्या है? रिपीट करो मेरे साथ। अगर किसी का जमीन लिया जाए तो उससे उसका फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होगा। और 31B में अब देखो, अब जैसे ही बोला गया कि जमीन वाले, अब सारा जमींदार पागल हो गए, सारे जमींदार पागल हो गए। मैंने बोला भारत है सोशलिज्म। सर भारत क्या करेगा? प्रॉपर्टी पे अधिकार गवर्नमेंट का है और वो गवर्नमेंट सबका लेके फिर गरीबों में क्या करेगी? बांट देगी। तो सर आप मुझे बताना, जमींदार लोग जो जबरदस्ती लेके रखे हुए थे, जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था कि सर उनका जमीन लिया जाए और वापस गरीबों में बांटा जाए, क्योंकि बहुत हुआ था ये बदनाम। अब सर इधर जब ऐसा फीलिंग होगा तो जमींदार लोग तो सर है ना, सर लोग तो टाइट हो गए खा पी के, लूट के तो टाइट है ना सर। ठाकुर लोग, हरामखोर लोग उस समय के, अभी नहीं सर, ये टाइट हो चुके हैं सर लूट के। और ठाकुर कोई कास्ट नहीं है सर। गाली मत देना सर, याद रखिए ठाकुर का मीनिंग अलग होता है। ठाकुर का मीनिंग वही होता है लूटने खसोटने वाला।
अभी के ठाकुर में और पहले के ठाकुर में बहुत फर्क है। अब वापस देखिएगा, उनको गरीबों ने ठाकुर बना दिया। गरीब लोग ना उनको ठाकुर बना दिए, ठाकुर साहब ठाकुर साहब। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये लोग को बुरा लग गया ये बात कि ऐसे कैसे हमारा अधिकार खत्म कर दीजिएगा आप, इतना मेहनत से जमीन लूटे हैं हम, गरीब सबको सता उता के सब जमीन हमसे कैसे ले लीजिएगा। सुन पा रहे हो सर? 1951 में पहला संशोधन हुआ और जरा उसके थोड़ा सा अभी सब राज्य खलबली मच गया, इधर इधर राज्यों में खलबली मच गया कि हम लोग अभी लेगा, हम लोग अभी लेगा। सर हर राज्य में छोटा छोटा नियम था। अब सरकार सोची यार कितना नियम को हम खत्म करेंगे। सरकार ने क्या सोचा, कितना नियम को हम खत्म करेंगे। बोला क्या, एक काम करो, एक बोरा उठाओ। क्या उठाओ? और जितना छोटा 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 कानून है सबको उठा के बोरा में पैक करो और उसी बोरा को बांध के बोला गया शेड्यूल 9। शेड्यूल 9। तो सर मतलब छोटे छोटे कानून जितने सारे अलग अलग थे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सारे छोटे छोटे कानून को पकड़ा गया और कहां डाल दिया गया? बोरा में, और बंद कर दिया गया। उस बोरे को क्या बोल रहे हैं? शेड्यूल 9। मतलब लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड जितने कानून थे सबको इधर डाल दिया गया। अब सर हर सोचो उतने छोटे छोटे कानून पे अगर हम बनाते कि ये खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कितना टाइम लग जाता। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात या नहीं सुन पा रहे हो? अब जैसे ये शेड्यूल यहां तक शेड्यूल 9 हो गया, अब जिससे लिए तो कम से कम थोड़ा तो छोड़ते तुम लोग। इधर आना। वापस वापस 9 शेड्यूल हो गया, कोई बात नहीं, सुनो इधर देख लो, इधर देख लो। अब इस 9th शेड्यूल में जब डाल दिया गया, सुनो इधर, और क्या बोल दिया गया? इधर देखो, नो लॉ कैन चैलेंज दिस शेड्यूल 9 एंड नो लॉ कैन चैलेंज द आर्टिकल 31। मतलब 31A में अमेंडमेंट कर दिएगा कि आपका जमीन लिया गया तो फंडामेंटल वायलेट नहीं हुआ, और बोरा में सारा कानून उठा कर रख देगा। इसको भी बोलेगा कि इसको भी कोई चैलेंज कर नहीं सकता। सुनो सर, लेकिन आप पहला केस वहां देखिए जरा, 1951 दिख पा रहे? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुना ध्यान से, क्या है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इधर 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 वापस देखना। इधर जब मैं बोलूं इधर UOI ज्यादातर लिखा हो रहा तो समझ लेना सेंटर की बात कर रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा मेरी बात? और यूनियन ऑफ इंडिया मैंने बोला था कि जब फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा तो आप किससे लड़ोगे? सरकार से लड़ोगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसीलिए सर जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, मैंने हमेशा बोला है आपको, आप हमेशा गवर्नमेंट से लड़ोगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। समझ पा रहे हो? अब कंज्यूमर है तो सरकार जिम्मेदार नहीं है सर। अरे समझ में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इधर आना, इधर इधर। अब जैसे ये यूनियन ऑफ इंडिया बोला, नाम बोलो, नाम क्या है? अच्छा अब जाहिर सी बात बताओ, शंकरी प्रसाद उस समय क्या होने चाहिए थे? भाई जमीन छीना जा रहा है तो जमींदारी को ना लगेगा। अब सर जलेगा, अब धुआं कहां से निकलेगा क्या पता, लेकिन सर जमींदार तो हैं। अब सर इनका जमीन ले लिया गया, इनको सर अचानक से एकदम खलबली मची। इन्होंने वकील को हायर किया और वकील को बोला, इधर सीधा सा बात बोला गया, इधर इधर सुनो, 31 से 31B में क्या बोला गया? नो लॉ कैन चैलेंज दिस। कोई लॉ इसको चैलेंज नहीं करेगा। सुन पा रहे हो? वकील बोल रहा है हम कानून को चैलेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन सारे कानून को बंद करके जो आपने शेड्यूल में रखा है हम उसी को चैलेंज करते हैं। सुना ध्यान से? बोला सर यही दांव पेच आपको समझना है, जो मजेदार तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको डिटेलिंग। बोला कि हम कानून को नहीं कर सकते ना, लेकिन ये जो आपने बोरा में पैक करके सारा डाल दिया है, हम पूरा बोरा ही चैलेंज कर दे रहे हैं आपको कि आपने किया कैसे, क्योंकि किसी का फंडामेंटल राइट्स आप कैसे छीन सकते हैं? किसी का सुप्रीम कोर्ट जाना, किसी का हाई कोर्ट जाना आप कैसे छीन सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? सर बात तो इसने भी सही कहा था, लेकिन सर अगर देखोगे देश के इंटरेस्ट में, IR पढ़े हो तो सर हमारा डिमांड था कि हम जमींदार से छीन के गरीबों तक दें सर। और याद रखिएगा कभी कभी लॉ ग्रेटर देन पीपल हमेशा जरूर होता है, लेकिन देश के हित में जो सर्वोपरि है वही काम होना चाहिए सर। सुन पा रहे हो? और इतना सताए हुए लोग और जमींदार लोग लिए हुए, मैं ये नहीं बोला सारे जमींदारी बेकार थे, ये जरूरी थोड़े सारे ने लूट के ही किया था, लेकिन हाँ करप्शन तो मैक्सिमम लेवल था। एक रिपोर्ट आपको दूंगा, उस रिपोर्ट में जान के आप हैरान हो जाएंगे कि सर उस रिपोर्ट में जितने जमींदार थे उसमें मात्र 2% जमींदार ही ऐसे थे जो रियल मेहनत से अपने कमा के अर्न किए थे। समझे ना? बाकी सब सर करप्शन इतना किए थे सर कि हट नहीं रहा था पेट में, पेट भी बाहर जा रहा था, लेकिन करप्शन कम
सुन पा रहे मेरी बात? अब शंकरी प्रसाद के लॉयर ने सीधा बोला कि सर हम पूरा उस लॉ को ही, पूरा जो आपने बनाया उसी को चैलेंज करते हैं। समझ पा रहे हो? और सर इधर देखो, ऑलरेडी 13 क्लॉज 2 में क्या था? नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट। अब सर क्या बोला गया कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। जरा इधर नीचे आना। अब देखो क्या दांव पेच, पहले एक बार देख लो ताकि आपको वहां आइडिया हो जाए। ये कब की बात हो रही है? और गवर्नमेंट अभी पूरा टसन में है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड है कि जमींदार से लिया जाए। नीचे आना, देखना क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है मैंने, पहले 31B देखना। शेड्यूल 9 इज इंट्रोड्यूस्ड एंड जितने भी स्टेट्स के छोटे छोटे लॉज थे सबको इसके अंदर डाल दिया गया एंड बोला कि दिस लॉ कांट बी चैलेंज इन कोर्ट। एक कानून को जो डाला गया, इन सारे कानून पे कोई चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता। इसलिए मैं साइड में बॉक्स भी बना दिया हूं, देख पा रहे हैं। और इसको नाम क्या दे दिया गया? 9th शेड्यूल। ठीक है, यहां तक। नीचे आना जरा। अब वहां लिखा गया, लैंड ओनर थे, लॉयर ऑफ हिज, किसके? शंकरी प्रसाद के लॉयर ने बोला, सेड वी कांट चैलेंज द लॉ विच आर इनसाइड द बॉक्स बट वी कैन चैलेंज द बॉक्स। दैट इज हाउ कैन यू स्टॉप द जुडिशियरी राइट्स। आप कैसे हमारा जुडिशियरी राइट्स, मतलब हमको जाने से कैसे रोक सकते हो आप? सो जुडिशियरी राइट्स इज चैलेंज्ड। अब जरा नीचे आना। सो ही चैलेंज द होल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 कि आपने ये किया कैसे? बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास क्या अधिकार है कि 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट। जरा आगे है ना, पढ़ना सब मजा आएगा केस आपको पढ़ते हुए। क्या लिखा हुआ है? दैट इज शंकरी प्रसाद लॉयर सेड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, हवाला दिया कि सर 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी क्या होगा, कोई भी लॉ, अरे सुन पा रहे हो? बताया था ना कि कोई भी कानून में इतना दम नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करे? वायलेट करे। सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? जरा नीचे आना, नीचे। अब सर ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कैसे नहीं लिखा हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम जिंदा है ना। पेज फट गया, फट जाने दो, हम नहीं फटे अभी। तो शंकरी प्रसाद लॉयर सेड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 13। अबे आप इतना कम से कम आप लोग को दिमाग रहना चाहिए यहीं पे, मतलब समझ रहे हो? मतलब आईएएस करने आए आप लोग, रेलवे करने आए क्या? इतना दिमाग रहना चाहिए यहाँ पे लैपटॉप का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, उसके नीचे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं, दिमाग कहाँ रहता है, मतलब समझ रहे हो? नो लॉ कैन, नींद से इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में आते जाते रहते। सर क्या बोले हैं सर, एक बार और बताइए। नो क्या क्या? ठंडा है ना, ठंडा लग रहा है इसमें? हाँ सही बोले आप, ये बात सही बोले। नीचे आइएगा। अरे नहीं, हाँ सुबह में नींद आता है सबको। हिंदी, अभी रुक जाओ, हिंदी में मत छोड़ो, अभी बताओ। कुछ नहीं है वहां, अरे सच्ची में कुछ नहीं है वहां पे है सर। क्या कोने में क्या है? मच्छर देखो कोर्ट में जाना है, वहां पे है। सुनो इधर मेरा, अभी पहले रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट समझ में आए। स्टेटमेंट समझो ना, स्टेटमेंट समझो, लिखा हुआ मिल जाएगा, समझ लो। पहले मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स